तो हमारा लास्ट लेक्चर में थर्ड यूनिट कंप्लीट कर चुके थे हम। आज हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे और फोर्थ यूनिट डिफ़िकल्ट पोर्शन, ऐसा लगता है कि बहुत सारे पोर्शन डिफ़िकल्ट है फोर्थ यूनिट के, बट मैं आपको सिंपलर वे में समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे हम फोर्थ यूनिट को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और फोर्थ यूनिट में है क्या क्या। तो वन बाय वन सबसे पहले हम जस्ट सिलेबस को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। और अगर हमारे सिलेबस के बारे में बात करें अंडर दी फोर्थ यूनिट के बारे में, तो फोर्थ यूनिट का जो सिलेबस है वो आपके पास दो पार्ट में, एक है आपके पास थ्री फेस कन्वर्टर। जैसे ही फेज वर्ड आ गया, मतलब कन्वर्टर का एक ही काम है, कन्वर्टर का बेसिक काम यही होता है कि वो एसी सप्लाई को किस में कन्वर्ट करके देता है, डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करके देता है। तो वन पॉइंट इज कॉमन रिलेटेड टू, अगर कहीं पर भी बात करते हैं कि हम कन्वर्टर सर्किट का क्या काम है, तो इट कन्वर्ट्स टू एसी सप्लाई, राइट। एसी सप्लाई को किस में कन्वर्ट करके दे रहा है, कन्वर्ट, राइट, कन्वर्ट इनटू क्या कर रहा है, कन्वर्ट इनटू डीसी फॉर्म में कन्वर्ट करके दे रहा है। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, बिकॉज दिस इज थ्री फेस कन्वर्टर, इट मीन्स इट कन्वर्ट थ्री फेस एसी सप्लाई इनटू डीसी सप्लाई। अब डीसी में कोई थ्री फेस मत बोल दीजिएगा, राइट ना। तो डीसी सप्लाई कांस्टेंट सप्लाई होती है, तो ये क्या कर रहा है, एक थ्री फेस एसी सप्लाई को वेरिएबल डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर रहा है। और वेरिएबल डीसी सप्लाई में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जस्ट वी आर चेंजिंग दी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। जो भी हमारे पास स्विच हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, उन स्विच की जैसे हम फ्रीक्वेंसी या फायरिंग एंगल को चेंज करते जाएंगे, तो हमारी क्या होगी, जो आपकी आउटपुट की सप्लाई है वो हमें वेरिएबल नेचर में मिलेगी। दूसरा जो पार्ट है सिलेबस का, अगर हम देखें गौर से सिलेबस के अंदर, तो दूसरा पार्ट है आपके पास है एसी वोल्टेज रेगुलेटर। तो एसी वोल्टेज रेगुलेटर ये सेपरेट पार्ट है, तो हम इसको बी पार्ट में डिस्कस करेंगे कि एसी वोल्टेज रेगुलेटर में क्या क्या है। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी सिलेबस 19 पैटर्न में ऐसा कुछ मेंशन कर रखा है। पर बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दी फंडामेंटल कंसेप्ट अबाउट दी थ्री फेस कन्वर्टर। किसी थ्री फेस कन्वर्टर के लिए हमारे फंडामेंटल कंसेप्ट क्या क्या होने चाहिए, पहले उस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे ताकि आपको सीक्वेंसली सारी चीज़ समझ में आए कि ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे कर सकते हैं, और एक सीक्वेंस में आप इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली मगअप कर सकते हैं। इसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, राइट। वन मोर क्वेश्चन था, हमें थ्री फेस की वेव फॉर्म बनाने में डिफिकल्टीज होती, तो मैं उसके बारे में भी आज मैंने टॉपिक में मेंशन ही किया है कि हाउ टू ड्रॉ द थ्री फेस वेव फॉर्म, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ मैंने प्री सर्किट बना रखे हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, राइट। तो फंडामेंटल कंसेप्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि कोई थ्री फेज सप्लाई जब होती है, तो थ्री फेज सप्लाई मतलब यहाँ पर आप बहुत अच्छे से थ्री फेज स्टार कनेक्शन, थ्री फेज डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट, फेज करंट, फॉर द न्यूमेरिकल इट इज़ वेरी मैंडेटरी, राइट ना। मैं जस्ट ओवरव्यू जरूर दूंगा। अगर कोई डेल्टा कनेक्टेड सर्किट है, तो डेल्टा कनेक्टेड सर्किट में आपको ये पता होना चाहिए कि लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन करंट क्या होता है, फेज करंट क्या होता है। अगर सपोज कोई स्टार कनेक्टेड थ्री फेज नेटवर्क है, तो उसमें लाइन करंट क्या होता है, फेज करंट क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेज वोल्टेज क्या होता है, ये क्लियर होना चाहिए। और बिटवीन देम क्या रिलेशंस होते हैं, ये भी पता होना चाहिए। अगर हम सप्लाई की बात करें किसी थ्री फेज कन्वर्टर में, तो थ्री फेज कन्वर्टर के अंदर जो इनपुट एज अ सप्लाई जो यूज़ करते हैं, वो हम थ्री फेज एसी सप्लाई यूज़ करते हैं। और इनपुट एज अ थ्री फेज एसी सप्लाई आइदर स्टार फॉर्म में होती है या डेल्टा फॉर्म में होती है। चॉइस इज अवर्स, हम उसे स्टार फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं या डेल्टा फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। वन मोर रिक्वायरमेंट है फंडामेंटल कंसेप्ट के अंदर, मैं चाहूँ तो यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखते भी जाता हूँ कि फंडामेंटल कंसेप्ट में हमें क्या पता होना चाहिए अबाउट द स्टार कनेक्शंस, है ना। एक स्टार कनेक्शंस के अंदर लाइन वोल्टेज के बारे में, है ना, एंड सिमिलरली उसके फेज वोल्टेज के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर वही लाइन, मैं स्टार कनेक्टेड सर्किट की बात कर रहा हूँ, तो लाइन करंट में और फेज करंट में क्या रिलेशंस होता है, ये हमें समझ में आना चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट कि एक फेज वोल्टेज स्टार कनेक्टेड में किससे बोलते, कितने, हाउ मेनी फेज वोल्टेज आर अवेलेबल, हाउ मेनी लाइन वोल्टेज आर अवेलेबल इन स्टार कनेक्टेड, ये हमें पता होना चाहिए फंडामेंटली। ये लोड एंड पे भी बात कर सकते हैं और सप्लाई एंड पे भी बात कर सकते हैं। अगर सपोज आपकी लोड या सप्लाई डेल्टा कनेक्टेड है, तो यू मस्ट नो अबाउट दी लाइन वोल्टेज क्या होता है और फेज वोल्टेज क्या होता है उसमें, और उनमें क्या रिलेशंस है। सिमिलरली लाइन करंट क्या होता है और एक फेज करंट क्या होता है, ये पता होना चाहिए। तो ये आपने ऑलरेडी बेसिक्स के अंदर पढ़ रखा है, बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर। यहाँ जो जो कंसेप्ट रिक्वायर्ड होंगे मैं आपको बताऊंगा, बट अगर आप इसे गो थ्रू कर लेंगे तो और बेटर हो जाएगा थ्री फेज कन्वर्टर को आपके लिए
अंडरस्टैंड करना। वन मोर थिंग कि जब आप थ्री फेज का सर्किट रहता है तो थ्री फेज सर्किट में आप उसका क्या करते हैं, फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो जब फेजर डायग्राम बनाते हैं तो स्टार कनेक्टेड का फेजर डायग्राम बनाते हैं और डेल्टा कनेक्टेड सर्किट का फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो इससे हम एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं अबाउट द लाइन और अबाउट द फेज वोल्टेज। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक लाइन वोल्टेज का फेज वोल्टेज से लीडिंग नेचर कैसा होता है, लैगिंग नेचर कैसा होता है, इफ यू आर कंसिडरिंग स्टार और डेल्टा। जितनी अच्छी क्लियरिटी से आपको ये चीजें पता होगी उतने अच्छे से आप न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कर पाएंगे और थर्ड यूनिट के फंडामेंटल का, थर्ड यूनिट का जो पार्ट है पूरा, वो बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, राइट ना। फिर इसके बाद हमारे लिए बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट के अंदर एक और रिक्वायरमेंट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि एक डायोड को ऑन करने के लिए और एक डायोड को ऑफ करने के लिए फंक्शन क्या होता है। अगर हम एक डायोड की बात करते हैं तो मैंने अब डायोड के बारे में क्यों बात किया मैं आपको थोड़ी देर से समझाऊंगा, राइट। एंड एज वेल एज अगर कोई एक एससीआर है तो एक एससीआर कब ऑन हो सकता है, मतलब कब फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में हो सकता है, कब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होता है और कब रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में हो सकता है। तो ये हमने पॉसिबिलिटीज वाले केस हमें पता होने चाहिए। तो एज पर दी सिलेबस तो नहीं बोल सकता, तो इससे रिलेटेड तो अगर ये जितने अच्छे फंडामेंटल आपके अच्छे होते हैं आप न्यूमेरिकल को उतने अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे, राइट। नहीं तो न्यूमेरिकल में डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं और यही वाली चीजें आपको प्रॉब्लम दे देती है। वन मोर थिंग, अगर आप इसको सेपरेटली अलग से भी पढ़ लेते हैं किसी जैसे फर्स्ट ईयर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बुक उठाकर, ठीक है, तो आपके लिए बेनिफिट ये होगा कि आपको जो थ्री फेस कन्वर्टर है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बट वन मोर प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड कि जो भी रिक्वायर्ड कंसेप्ट है रिलेटेड टू फंडामेंटल वो मैं सारे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आज मेरा जो एजेंडा है मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ रिलेटेड टू ऑल फंडामेंटल कंसेप्ट रिलेटेड टू थ्री फेस कन्वर्टर। अगर कुछ आपको कभी मिसिंग लगता है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं कि ये वाला सर्किट या ये वाला कंसेप्ट कैसा होता है, क्या होता है। सेकंड एजेंडा हमारा क्या, सेकंड पॉइंट हम जो डिस्कस करने वाले, जस्ट गिव 1 सेकंड, है ना। अगर सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे तो हम बात करेंगे फुल्ली कंट्रोल्ड कन्वर्टर। अगर कहीं पर फुल्ली कंट्रोल्ड या कंट्रोल्ड कन्वर्टर आ जाए तो मतलब मैं यहाँ पर एक बेसिक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर सपोज कहीं पर भी कंट्रोल्ड कन्वर्टर या कंट्रोल टर्मोलॉजी यूज हो जाए कन्वर्टर के साथ, मतलब वहां पे जो डिवाइस यूज करते हैं वो कंट्रोल डिवाइसेस यूज करते हैं। और कंट्रोल डिवाइसेस क्या होती है, एससीआर होता है, मॉसफेट होता है और आईजीबीटी होता है, राइट। और भी डिवाइसेस है बट मेजरली जो वाइडली यूज होती है एससीआर, मॉसफेट और आईजीबीटी होती है, तो ये कंट्रोल डिवाइसेस है। तो हम कंट्रोल डिवाइसेस को ही यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर अनकंट्रोल्ड आ जाता तो मैं वहां पे डायोड को यूज करता। डायोड इज अ अनकंट्रोल्ड डिवाइसेस। सेकेंड पॉइंट लिखा है मैंने हाफ वेव, तो मुझे फुल कंट्रोल्ड हाफ वेव थ्री फेस कन्वर्टर के बारे में बात करना है या थ्री फेस रेक्टिफायर के बारे में बात करना है। और उसमें भी कैसा डिस्कस करना है, विद आर लोड और विद आर एल लोड। एग्जाम में क्लियरली मेंशन होता है कि आर लोड भी लगा होता है और अल्फा बराबर एंगल मेंशन होता है 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे या समटाइम 90 डिग्री पे, या कई बार पूछते हैं कि अल्फा बराबर 0 डिग्री पे, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है ना। अल्फा बराबर कई बार पूछते हैं कि ग्रेटर देन 30 डिग्री पे क्या होगा और अल्फा बराबर लेस देन या 60 डिग्री पर क्या होगा। ऐसे मतलब डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। तो मैं ये सारे के सारे केसेस को लेकर आपको एक्सप्लेन करूंगा और एक ही ट्रिक समझाऊंगा जिसके थ्रू आप ये सब को क्या कर सकते हैं, ओवरव्यू कर सकते हैं। इसमें आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा, राइट ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, तो ये हमारे पास आर लोड में भी डिस्कस करना है, आर एल लोड में। फिर वो जो लोड होगा उसमें हम आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म कैसे बना सकते वो देखेंगे और हम उसका आउटपुट वोल्टेज कैसे निकाल सकते वो वाला डेरिवेशन देखेंगे, राइट। तो ये मतलब जैसा हमने सिंगल फेज में पढ़ा था वही सारी चीजें पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पर अब हम वो चीज थ्री फेज के लिए डिस्कस कर रहे हैं और डिफरेंट फायरिंग एंगल प्रोवाइड करना स्टार्ट कर रहे हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप इसकी आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म की बात करते हैं तो अगर आप 15 पैटर्न के क्वेश्चंस देखेंगे तो उसने करंट की वेवफॉर्म के बारे में भी बात की है। तो मैं आपको करंट की वेवफॉर्म का एक आइडिया दूंगा, बहुत डिटेल में बताऊं तो करंट की वेवफॉर्म की बनाने की रिक्वायरमेंट हमें बिल्कुल भी नहीं है, राइट ना। तो हमें कभी भी करंट की वेवफॉर्म बनाने की रिक्वायरमेंट, बट मैं आपको एक करंट की वेवफॉर्म बनाकर भी बताऊंगा हर एक केस के लिए। तो आज का जो हमारा मेन एजेंडा है कि हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी सिलेबस, ये जो क्वेश्चन है दो मैंने जो टिक किया वो करेंगे। नेक्स्ट डे का जो हमारा टारगेट रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे सिंगल फेज, है ना, फुल्ली कंट्रोल्ड फुल वेव कन्वर्टर, राइट ना। बट उसको फिर से आर लोड पे डिस्कस करेंगे, आर एल लोड
पे डिस्कस करेंगे, डिफरेंट एंगल पे डिस्कस करेंगे, अल्फा बराबर, और इसके जो दूसरे नाम होते हैं इसे बोलते हैं 3 पल्स कन्वर्टर और M3 कन्वर्टर भी बोला जाता है। और इसको बनाने के लिए, इसके सर्किट बनाने के लिए जो SCR यूज होते हैं वो 3 SCR यूज होते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसके लिए 6 SCR यूज होते हैं। तो ये हमारा कल का टॉपिक है, कल हम ये डिस्कस करेंगे, राइट ना। कल कोशिश करेंगे ये वाले टॉपिक को डिस्कस करना, एंड पैरेलली हम कौन सा टॉपिक और डिस्कस कर सकते हैं वो भी देखेंगे, राइट। जस्ट गिव 1 सेकेंड, है ना, स्क्रॉल नहीं हो रहा है। तो अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूं तो जैसे हम फिर फुल कंट्रोल पढ़ लिया, वैसे ही हम अब सेमी कंट्रोल्ड के बारे में बात करेंगे। सेमी या स्लैश करके हाफ कंट्रोल लिखना चाहिए था, ठीक है। सेमी कंट्रोल बोल दीजिए या हाफ कंट्रोल। जैसे ही सेमी और हाफ कंट्रोल का नाम आया, मतलब एक कंट्रोल डिवाइसेस और एक अनकंट्रोल डिवाइसेस इक्वल वैल्यू में लग जाएगी, मतलब 3 SCR और 3 डायोड जब लगेंगे तो वो सेमी कंट्रोल बन जाएगा। इसमें भी हम R और RL लोड के बारे में बात करेंगे, बट मैं यहाँ पर कहीं पे भी RL प्लस फ्रीव्हीलिंग डायोड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी सिलेबस RL प्लस फ्रीव्हीलिंग डायोड नहीं दे रखा है। पर जो फ्रीव्हीलिंग डायोड का इम्पैक्ट सिंगल फेज के अंदर होता था वही इम्पैक्ट यहाँ पर भी होने वाला है। तो अगर आप चाहें तो एक लाइन बस ऐड कर देंगे तो वो R लोड की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, पर यूनिवर्सिटी सिलेबस में मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। 15 पैटर्न में वो भी मेंशन था। फिर हमारा नेक्स्ट जो कल का ही टारगेट हम ये रखेंगे कि ये वाला टॉपिक को कवर करें। देन इसके बाद लास्ट डे में हम डिस्कस करेंगे सिंगल स्टेज और 2 स्टेज AC वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में, राइट। और कुछ हम इसके न्यूमेरिकल के लिए जो बेसिक फॉर्मूले की हमें रिक्वायरमेंट होगी वो फॉर्मूले को हम डायरेक्ट लिखेंगे ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इजी हो जाए, राइट। और फिर यहाँ पर हमारी ये यूनिट हो जाएगी कंप्लीट, राइट। दिस इज द आवर टारगेट। मतलब बेसिकली हम इसको भी 3 दिन के अंदर में 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, राइट। तो ये मैंने क्या कर दिया कि बस आपको पहले ओवरव्यू कर दिया कि कौन सी यूनिट है, कैसे कैसे हमें पढ़ना है, इन सब चीजों के बारे में हमने बात कर ली। अब सबसे पहले मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ कि इसके फंडामेंटल कंसेप्ट क्या क्या हो सकते हैं, राइट ना, कि ये फंडामेंटल कंसेप्ट कैसे मतलब क्या क्या काम कर सकते हैं, कैसे इसके बारे में हम बात करेंगे। तो उन सब चीज़ों के बारे में मैं 1 by 1 आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि ये फंडामेंटल कंपोनेंट कैसे कैसे काम करेंगे। जस्ट गिव 1 सेकेंड, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया, यस, ठीक। तो अगर सपोज मैं फंडामेंटल की बात करूं तो फंडामेंटल का ये जो मैंने डॉटेड बॉक्स बना रखा है इसके फंडामेंटल के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, बस थोड़ी देर से इसको डिस्कस करते हैं। उसके पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, राइट, फंडामेंटल कंसेप्ट को डिस्कस करने के लिए। तो फंडामेंटल कंसेप्ट कैसे काम करेगा, क्या करेगा, ये सारी चीजें हम 1 by 1 सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारे लिए क्वाइट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लॉजिक आपको समझ में आएगा ना तो आप बहुत सारी चीजें डिस्कस कर समझ जाएंगे। सपोज मैं सबसे पहला पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूँ कि फंडामेंटल कंसेप्ट को अगर हमें अंडरस्टैंड करना है तो हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, राइट। तो शायद 1 मिनट, यस, राइट। तो मैं फंडामेंटल कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट नंबर 1 है हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट, चाहे तो आप ये सारे पॉइंट ना लिख लीजिएगा, मैं वर्बली यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। इन सारे पॉइंट को मैं यहाँ वर्बली डिस्कस कर रहा हूँ, तो बेटर ऑप्शन होगा कि अगर आप लिखते जाएंगे तो अच्छा होगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, और मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करें तो आप ईयरफोन यूज करें, टेबल और चेयर पे बैठिए, ऐसी जगह पे बैठिए जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, और एक पेन और एक नोटबुक लेकर ही बैठिए, राइट। तो 1 by 1 अगर मैं इन सारी चीजों के बारे में बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट मैं डिस्कस करता हूं कि ये सारी चीजें है क्या और कैसे एक्ट करने वाली है। अगर पॉइंट नंबर 1 की अगर मैं सपोज किसी 3 फेज कन्वर्टर को पढ़ना चाहता हूं तो 3 फेज कन्वर्टर के अंदर, जस्ट गिव 1 सेकेंड, है ना, तो ओके तो ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में डाल सकता है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 की वी आर डिस्कसिंग अबाउट द 3 फेज कन्वर्टर। तो 3 फेज कन्वर्टर इट मींस वी आर रिक्वायर्ड इनपुट एज अ 3 फेज AC सप्लाई, इनपुट एज अ 3 फेज AC सप्लाई की रिक्वायरमेंट है। और दिस 3 फेज इनपुट एज अ सप्लाई क्या होगी, एक ऐसी सप्लाई होगी, एक द फिक्स्ड AC सप्लाई होने वाली है। एंड दिस फिक्स्ड AC सप्लाई, इस फिक्स्ड AC सप्लाई को हम किस में करेंगे, कन्वर्ट इनटू वेरिएबल DC सप्लाई के फॉर्म में करेंगे। पर जो हमें वेरिएबल DC सप्लाई मिलेगी वो प्योर DC सप्लाई नहीं मिलेगी, हमें क्या मिलेगी, पल्सेटिंग नेचर ऑफ DC सप्लाई मिलेगी। तो वी कैन, है ना,
वी कैन यूज द फिल्टर सर्किट आफ्टर द आउटपुट टर्मिनल, तो वहां से हमें क्या मिल सकता है, प्योर डीसी सप्लाई मिल सकती है। और इसे वेरी कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग द फायरिंग एंगल। स्विच के ट्रिगर करने को और स्विच को कम्यूटेट करने के लिए अगर आप फायरिंग एंगल को यूज करते हैं तो फायरिंग एंगल चेंज करते हुए आप आउटपुट वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो दिस पॉइंट इज वेरी कॉमन फॉर द रिटर्निंग थ्योरी पार्ट फॉर रिटर्निंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कन्वर्टर। Any three-phase AC supply is converted into variable DC supply, where input three-phase AC supply is an input AC supply. This nature is a fixed, and the output is a DC supply, and the DC supply is a variable, and this variable DC supply we will get once if you are changing the firing angle, right? ये स्टेटमेंट मतलब कॉमन है। अगर आप इसी स्टेटमेंट को रिलेट करें थर्ड यूनिट से, तो जहां मैंने सिंगल फेज बोलता था उसकी जगह मैंने थ्री फेज वर्ड यूज कर दिया, बाकी रेस्ट ऑफ द पॉइंट आपके साथ एज इट इज ही वर्क कर रहा है। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, राइट? तो जैसे ही अगर मैंने थ्री फेज सप्लाई के बारे में बात करा, इट मींस थ्री फेज सप्लाई को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक फेज वोल्टेज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ न्यूट्रल वर्सेस फेज ए के इसमें, तो वीएम साइन ओमेगा टी लिख रखा है। अगर मैंने Vm साइन ओमेगा टी ले रखा है, मतलब ये क्या है, दिस इज माय रेफरेंस। तो मैंने इसे क्या कंसीडर किया है कि दिस वन इज कंसीडर एज अ माय रेफरेंस। तो मैं डिफरेंट कलर से पढ़ाता हूँ ताकि ये सारे कलर कोडिंग आपको समझ में आए। तो मैंने इसको क्या कंसीडर कर रखा है कि दिस इज माय रेफरेंस वोल्टेज, ये मेरा रेफरेंस वोल्टेज है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, किसी रेफरेंस को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो आई कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस। तो ये वेक्टर डायग्राम या उसका फेजर डायग्राम बन सकता है। तो मैंने फेज ए का वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर दिया, क्योंकि ये मेरा क्या है, रेफरेंस है। तो ऑल टाइम मतलब किसी को किसी से आगे देखना हो या किसी को किसी से पीछे देखना हो, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता हूँ, एक छोटा सा काम कर सकता हूँ कि मेरा रेफरेंस पे मुझे क्या होना पड़ेगा, स्टैंड करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। अगर मैं ग्राफिकल वे में देखूँ, तो ग्राफिकल वे में जो मेरी वेव फॉर्म जीरो से स्टार्ट हुई और जीरो से, चलो मेरा हाइलाइटर नहीं दिख रहा होगा तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ हाइलाइटर का, राइट? अगर मेरी वेव फॉर्म जीरो से स्टार्ट होकर, जैसे मैं ये कर्सर घुमा रहा हूँ यहाँ से, तो मैंने जीरो से स्टार्ट किया, मतलब ये मेरी रेफरेंस इनपुट वेव फॉर्म है जिसे मैंने फेज ए बोल रखा है। तो ये मेरे पास क्या है, फेज ए की इनपुट सप्लाई को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर रहा है। अगर जहां से जो भी चीज आप जीरो से स्टार्ट करेंगे वो एज अ रेफरेंस ही होगी, राइट? तो ये तो हमारी थ्री फेज सप्लाई के फंडामेंटल में भी आपने पढ़ा होगा, तो मैंने ये सब चीजें डिस्कस कर लिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस अबाउट दी कि जो फेज, अब ये थ्री फेज सप्लाई है, तो ऑल द थ्री फेज सप्लाई आर हैविंग 120 डिग्री डिस्प्ले टू ईच अदर। तो अगर आप चाहें तो एक पॉइंट और मेंशन कर सकते हैं, और वो पॉइंट क्या मेंशन कर सकते हैं कि सिंपल एक पॉइंट मेंशन ये कर सकते हैं कि ऑल थ्री फेज सप्लाई है ना, जो भी आपके पास थ्री फेज सप्लाई आ रही है, तो ईच फेज है ना, थ्री फेज सप्लाई है ना, ईच फेज जो भी एक फेज है, ईच फेज डिस्प्लेस्ड है ना, डिस्प्लेस्ड 120 डिग्री, ये एक दूसरे से क्या है, 120 डिग्री पे डिस्प्लेस्ड है। तो नंबर ऑफ फेजेस कितने, तीन फेज है, आर वाई बी या ए बी सी, तीन ऐसे फेजेस हो सकते हैं, और तीनों फेज 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड है। आइदर वो वेक्टोरियल फॉर्म में होंगे या ग्राफिकल फॉर्म में होंगे, पर दोनों में, या मैथमेटिकल फॉर्म में होंगे, तीनों ही केस में वो एक दूसरे से क्या होंगे, 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होंगे। मतलब दिस स्टेटमेंट इज कॉमन फॉर ऑल कन्वर्टर्स, मतलब जितने भी हम थ्री फेज के कन्वर्टर्स पढ़ेंगे, ये सेंटेंस आप कॉमनली यूज कर सकते हैं। जो सेंटेंस में कॉमनली यूज कर सकते हैं उनके साथ वर्ड बोलते जा रहा हूँ, ताकि आपको जब मैं दूसरा कन्वर्टर पढ़ाऊंगा तो ये लाइन में वर्बली बोलूंगा, लिखूंगा नहीं, राइट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दिस। नेक्स्ट पॉइंट मतलब क्या, अगर मैं इसके बारे में, बी फेज के बारे में बात करूं, तो बी इंटू एन लिखा, मतलब ये दूसरा फेज है मेरा, और दूसरे फेज में यहाँ लिखा हुआ है ओमेगा, और यहाँ ओमेगा के रिस्पेक्ट में क्या है, -120 लिखा हुआ है। -120 मतलब क्या बता रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। और किससे क्लॉकवाइज रोटेशन है, इट इज क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द फेज ए। तो फेज ए से 120 डिग्री तक के मिल के लिए मुझे क्या करना है, नीचे की तरफ आना है।
तो अगर मैं फेज ए पर यहाँ पर स्टैंड करता हूँ तो यहाँ से मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो यही रोटेशन मुझे मिलेगा, और ये क्या हो गया 120 डिग्री पे डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने लगा। तो ये वेक्टोरियल डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या है, मैथमेटिकल डिस्प्लेसमेंट है। तो हमने यहाँ मैथमेटिकल डिस्प्लेसमेंट भी रिप्रेजेंट किया और वेक्टोरियल डिस्प्लेसमेंट भी रिप्रेजेंट किया। तो ऑलरेडी हमने लिख रखा था कि ईच फेज डिस्प्लेस 120 डिग्री ईच अदर, है ना, तो ये एक दूसरे से 120 डिग्री पे डिस्प्लेस्ड है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की अब ए फेज की ये वेव फॉर्म थी, तो मेरे पास जो बी फेज की वेव फॉर्म आ रही है, दिस इज माय बी फेज वेव फॉर्म, राइट ना। तो मैं इस वाली वेव फॉर्म को क्या बोल रहा हूँ कि सॉरी ये नहीं है मेरी बी फेज वेव फॉर्म, सॉरी दिस वन इज माय बी फेज वेव फॉर्म, ये मेरी वेव बी फेज की वेव फॉर्म है। अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है 90 और 90 के बाद ये 30 ऐड करेंगे तो 120, तो दिस वेव फॉर्म स्टार्ट फ्रॉम 120 बट ए वेव फॉर्म स्टार्ट फ्रॉम 0 डिग्री, राइट। ये कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको थ्री फेज कन्वर्टर में कोई कंफ्यूजन ना हो, राइट। तो द ए फेज स्टार्ट फ्रॉम दी कहाँ से हो रहा है, आपके 0 से हो रहा है, बट बी फेज स्टार्ट फ्रॉम क्या हो रहा है 120 डिग्री से हो रहा है। तो 120 डिग्री से इस तरीके से ऊपर जाते हुए ये फेज ऐसे जाते हुए ऐसे जाकर ऐसे कंप्लीट कर लिया साइन वेव को, और सिमिलरली यहाँ पर भी उसने क्या करा, साइन वेव कंप्लीट कर दिया। तो ये ग्राफिकली आपने क्या बोला कि ये एक से क्या कर रहा है ना 120 डिग्री लैग कर रहा है। अगर आप फिर से देखें तो ये आपका 0 था, अगर आप नीचे जाएंगे तो माइनस जाएंगे, और माइनस में यहाँ पे जब इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो वो 120 डिग्री को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर रहा है। तो ये 120 डिग्री को उसने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, मतलब ये वाले स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते चल रहे हैं हम अभी, राइट। तो थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो थर्ड पॉइंट इज दिस कि मैं अब क्या कर रहा हूँ, सी एन फेज के बारे में, तो सी फेज के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर सी फेज के बारे में बात करें तो वीएम है साइन है, बट यहाँ पे ओमेगा टी है और यहाँ पे -240 है। -240 का मीनिंग क्या हुआ, -240 का मीनिंग हुआ कि मेरे रेफरेंस पॉइंट से मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 240 डिग्री के लिए मूवमेंट ले रहा हूँ। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट ऐसा होगा तो 120 जर्नी कब कंप्लीट हो गई, 120 कंप्लीट हो गई, मतलब ये कितना हो गया 240 का हो गया। अगर मैथमेटिकली मैं इसको दूसरे तरीके से बोलूँ तो मैं अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चला जाऊंगा, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो मैं वहीं पहुंच रहा हूँ जहां पर मेरे को पहुंचना था, पर मैं 120 डिग्री ही ट्रेवल कर रहा हूँ, राइट ना। और मैं जब क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो 240 डिग्री ट्रेवल कर रहा हूँ, और जब मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहा हूँ तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ 120 डिग्री ट्रेवल कर रहा हूँ, राइट। तो अगर ये वेक्टर डायग्राम आपको यहाँ से बनाते बन जाएगा, पर इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट ये हुआ कि आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो ओमेगा -120 लिख सकते हैं या ओमेगा टी इज इक्वल टू +120 लिख सकते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही होता है मैथमेटिक्स के टर्म में, क्योंकि आप यहाँ से ऐसे जाइए या फिर यहाँ से यहाँ तक जाइए। तो आप लॉन्ग कट रूट लेना चाहते हैं तो लॉन्ग कट लीजिए, शॉर्ट टर्म रूट लेना है तो शॉर्ट टर्म लीजिए, बट आपकी जो डेस्टिनेशन है वो सी फेज पर पहुंचने की, ए फेज से आप वहीं पर पहुंच रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाला फेज कंप्लीट हो जाएगा, राइट ना। तो मैंने वेक्टोरियल और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट कर दिया। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट दी कौन सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अगेन अगर आप फोकस करें तो ये आपका ए फेज है, और मैंने क्या बोला, ये जो सी फेज है वो 240 से हो रहा है, मतलब इसकी व्यू फॉर्म देखो 240 से स्टार्ट हो रही, 180 प्लस, है ना, 38 कर लीजिए, फिर 38 कर लीजिए, तो यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगा 240 मिलेगा। तो मैं आगे ये वेव फॉर्म बनाना भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये रहा आपके पास 240 की वेव फॉर्म। तो यहाँ से आपका सी फेज ऐसा स्टार्ट होगा, अगर यहाँ से ऊपर गया तो बट ऑब्वियस यहाँ से नीचे जाएगा, ऐसे जाते हुए ये अपना वेव कंप्लीट करेगा। जब मैं इस रेफरेंस से इसको चेक करूंगा तो ये 120 डिग्री होगा। अब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये सब चीज़ें जो मैंने बताई है ये समझने के लिए बताई है, ताकि आप किसी थ्री फेज सप्लाई को, आप जब भी थ्री फेज कन्वर्टर के बारे में लिखेंगे तो जनरलाइज आप दो स्टेटमेंट लिखेंगे कि वी आर यूजिंग द इनपुट साइड इज अ थ्री फेज एसी सप्लाई एंड दिस थ्री फेज एसी सप्लाई इज फिक्स्ड एंड दिस एसी सप्लाई थ्री फेज एसी सप्लाई कन्वर्टेड इनटू वेरिएबल डीसी सप्लाई एंड द वी गेट वेरिएबल डीसी सप्लाई once if you are changing the switching frequency or we can change the triggering pulse, and this three phase supply, the each phase are displaced in 120 degree below
we are representing in mathematical manner, graphical manner and as well as vectorial manner. तो आप तीनों मैनर में यहाँ जो मैंने तीन डायग्राम बनाए हैं, ये तीनों डायग्राम आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैथमेटिक्स को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फेजर को जिसको वेक्टर भी बोलते हैं, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफिकल को या टाइम डायग्राम को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर रहा है, राइट। तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। ये सारा आपने डिस्कस कर लिया यहाँ पर फंडामेंटली कि थ्री फेज कंसेप्ट क्या क्या हो सकता है। वन मोर थिंग, अब ये जो कनेक्शंस होते हैं किसी थ्री फेज सप्लाई के, वो थ्री फेज सप्लाई के कनेक्शंस कैसे पॉसिबल है? आइदर स्टार कनेक्टेड पॉसिबल है और आइदर कौन से कनेक्शन पॉसिबल है? डेल्टा कनेक्शन पॉसिबल है। एक तो जब आप सप्लाई करेंगे तो या तो डेल्टा फॉर्म में दे सकते हैं या किस में दे सकते हैं? स्टार फॉर्म में दे सकते हैं। सपोज अगर आपने कोई सप्लाई स्टार के फॉर्म में दिया है तो स्टार फॉर्म के केस में जो आपका लाइन वोल्टेज होता है वो √3 टाइम्स ऑफ क्या होता है? फेज वोल्टेज होता है। तो यू मस्ट नो अबाउट दिस रिलेशंस, है ना, ये रिलेशंस आपको पता होना चाहिए किसी स्टार कनेक्टेड सर्किट में। बट अगर यही चीज मैं किसी डेल्टा कनेक्टेड सर्किट की बात करूं तो डेल्टा कनेक्टेड सर्किट में लाइन वोल्टेज इज इक्वल्स टू फेज वोल्टेज होता है। ये न्यूमेरिकल करने के लिए और डेरिवेशन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज के समय हमें बहुत रिक्वायर्ड रहेगा। अब ये जो फेज वोल्टेज है मतलब ये क्या है? AN इज माई फेज वोल्टेज, BN इज माई फेज वोल्टेज, CN इज माई फेज वोल्टेज, राइट। तो दीज ऑल थ्री आर कंसिडर एज माई फेज वोल्टेजेस, ये मेरे क्या है? फेज वोल्टेजेस है। तो मैं इस रिलेशन को थोड़ा सा क्या करता हूँ ऊपर की तरफ मैं आपको और रिप्रेजेंट करके बताता हूँ कि ये रिलेशन किस तरीके से और काम आ सकता है। तो हमने क्या कर दिया? पहले फेज वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज माय फेज वोल्टेज। वी आर कंसीडरिंग द स्टार कनेक्टेड सप्लाई, तो स्टार कनेक्टेड सप्लाई मतलब लाइन वोल्टेज इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज मतलब क्या? AN, तो दिस इज फेज वोल्टेज इज इक्वल्स टू VM sin ओमेगा t। अगर मैं इसकी RMS वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो द RMS वैल्यू ऑफ फेज वोल्टेज इज मैक्सिमम वैल्यू बाय √2, राइट। तो दिस इज अ फेज वोल्टेज, ये मेरा फेज वोल्टेज है, तो मैंने यहाँ इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। जैसे इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मुझे क्या मिल गया? लाइन वोल्टेज इज इक्वल्स टू √3/√2 इंटू VM। यहाँ से क्या मिल गया? VM मिल गया, मतलब लाइन वोल्टेज का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला और डिराइव हो गया। तो बड़ा सिंपल तरीके से मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। मैंने किसी स्टार कनेक्टेड सर्किट में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का मैथमेटिकल रिलेशन ढूंढा। फिर फेज वोल्टेज को रिप्रेजेंट कैसे करते? VM sin ओमेगा t में। उस फेज वोल्टेज को मैंने RMS टर्म में लिखा, जो RMS टर्म में आया उसको मैंने फेज वोल्टेज की जगह रख दिया, तो मेरा लाइन वोल्टेज का एक नया टर्म्स में मुझे फॉर्मूला मिल गया। अगर मैं M को सपोज M को मैक्सिमम वोल्टेज को यही रखता हूँ तो मुझे √2/3 या फिर अपोजिट हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये मिल जाएगा। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल में इसकी बहुत हेल्प होती है, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमें ऐसा दिया रहता है कि सप्लाई इज स्टार कनेक्टेड, सप्लाई इज डेल्टा कनेक्टेड एंड XYZ टर्मिनोलॉजी गिवन होती है। तो ये न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा और आपके आउटपुट वोल्टेज के डेरिवेशन को डिराइव करने में ये हेल्प करने वाला है, राइट। तो बहुत ज़्यादा तो मदद नहीं होगी वहाँ पे डेरिवेशन डिराइव में, बट न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। एंड वन मोर थिंग, अगर मुझे किसी फेज का मैक्सिमम वोल्टेज निकालना है तो मुझे एक और रिलेशन ये भी मिलता है कि मैक्सिमम वोल्टेज इज इक्वल्स टू √2 इंटू RMS वोल्टेज ऑफ द फेज वोल्टेजेस। तो ये पॉइंट आपको अंडरस्टैंड करना था, इससे आपके न्यूमेरिकल सिंप्लीफाई हो सकते हैं अगर आप गिवन डेटा को प्रॉपरली एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो नाउ फर्दर आई विल मूव टू फंडामेंटल कंसेप्ट में थोड़ा और आगे चलते हैं, राइट। अब मैंने आपको बोला था, देखो फंडामेंटली कंसेप्ट में मैंने बोला था कि ये आपको स्टार टू डेल्टा का कनेक्शन पता होना चाहिए। यहाँ मैं लाइन करंट और फेज करंट की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे नीड नहीं है, पर आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। फेजर डायग्राम में बता चुका हूँ, राइट। फेजर डायग्राम के बाद अब मेरे को डायोड वाले कंसेप्ट के बारे में बात करना है कि डायोड किस तरीके से एक्ट करते हैं। तो मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट पहले समझाता हूँ अबाउट द डायोड, है ना। अब तक आपने एक चीज पढ़ी होगी, जब भी मतलब अब तक जब भी क्या कहते हैं जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे और कहीं पर डायोड वाला कंसेप्ट आया हुआ, चाहे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर दूं मैं या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स करके आपने एक सब्जेक्ट्स पढ़ा होगा, तो आपने कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ा होगा तो आपने डायोड के बारे में एक बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ा होगा कि इसे बोलते हैं P पॉइंट और इसे बोलते हैं N पॉइंट। इवन समटाइम्स दिस P इज कॉल्ड एज अ एनोड टर्मिनल ऑफ द डायोड। अच्छा, अगर PN डायोड है तो मैं सिर्फ P और N ही रहने देता हूँ, बट दिस टर्मिनल
terminal is called as a anode terminal and this terminal is called as a cathode terminal, right? मैं ऐसा बोलता हूँ। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके पूरे लॉजिक समझ में आएंगे कि ये चीजें कैसे कैसे काम करती है। तो दिस इज अ एनोड टर्मिनल एंड दिस वन इज कॉल्ड एज योर कैथोड टर्मिनल। हम सबसे पहला पॉइंट क्या लिखते हैं, हम सबसे पहला पॉइंट ये लिखते हैं कि दिस डायोड इज हैविंग अ फॉरवर्ड बायस। ये डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में है, फॉरवर्ड बायस मतलब क्या कि ये डायोड ऑन स्टेट कंडीशन में है। ये डायोड कब ऑन स्टेट कंडीशन में हो सकता है, जब मेरे पास किसी एनोड टर्मिनल का वोल्टेज ग्रेटर देन हो जाए कैथोड टर्मिनल से। मतलब क्या कि दिस टर्मिनल बिकम पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू दिस टर्मिनल। अगर ये कंडीशंस होती है तो आपका डायोड फॉरवर्ड बायस केस में आता है। दिस पार्ट इज वेरी वेरी मैंडेटरी, कीप इन योर माइंड ऑलवेज द एनोड वोल्टेज इज ग्रेटर देन द कैथोड वोल्टेज ऑफ डायोड, दैट डायोड विल बी टर्न ऑन कंडीशन, राइट। पॉइंट नंबर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 2 मतलब क्या, हम बात कर रहे हैं रिवर्स ब्लॉकिंग के बारे में। रिवर्स ब्लॉकिंग बोल दिया, सॉरी, रिवर्स बायस के बारे में। रिवर्स बायस का मतलब हम क्या बोलते हैं कि दिस डायोड इज हैविंग ऑफ स्टेट कंडीशन। अगर जब डायोड ऑफ स्टेट कंडीशन में, तो वी कैन से कि दिस इज नेगेटिव और दिस इज पॉजिटिव। मतलब एनोड बिकम नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। अगर मैं मैथमेटिकली इस पॉइंट को लिखूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एनोड का वोल्टेज कम है किससे, कैथोड से। एनोड इज लेस देन टू क्या हो रहा है, कैथोड। वंस द एनोड इज लेस देन टू कैथोड, वी कैन से कि द डायोड विल नॉट टर्न ऑन कंडीशन, राइट। तो डायोड इस कंडीशन में टर्न ऑन नहीं हो सकता। मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो विच डायोड विल बी ऑन, ठीक है। तो अभी सिंगल डायोड रहता है तो ये समझना बहुत ईजी हो जाता है, बट मल्टीपल डायोड हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं और कैसे डिसाइड करेंगे कि विच डायोड विल बी ऑन स्टेट कंडीशंस, है ना। तो क्वेश्चन है कि कौन सा डायोड ऑन हो सकता है, तो हम उनके बारे में भी बात करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो हमने जो की पॉइंट था मैंने वो ऑलरेडी लिख दिया, बट यहाँ पर भी मेंशन कर रखा है। डायोड इज ऑन once anode voltage is greater than to cathode voltage, और diode will be off once एनोड वोल्टेज इज लेस देन टू कैथोड वोल्टेज। ये तो मैंने आपके पास पॉइंट के बारे में बात कर दी। मतलब सारा का सारा कंसेप्ट यही जाएगा। जब मैं आपको इस सिलेबस में भी लेके जाऊंगा तो यही कंसेप्ट काम आएगा। बस डायोड की जगह में थायरिस्टर के बारे में या एससीआर के बारे में बोलना स्टार्ट कर दूंगा। नाउ फर्स्ट पॉइंट अब डिस्कस करते, और कि अगर सपोज मैं डायोड को ऑन और ऑफ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अगर आपको यहाँ 3 सर्किट दिख रहे होंगे, राइट। दिस वन इज कॉल्ड एज अ सर्किट 1, दिस वन इज कॉल्ड सर्किट 2 और दिस वन इज कॉल्ड एज अ सर्किट 3। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको ये तीनों सर्किट्स एग्जैक्टली है क्या और कैसे कैसे एक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर मैं तीनों सर्किट्स के बारे में बात करूँ तो मैंने 3 डायोड लिया, डायोड D1 लिया, डायोड D2 लिया और डायोड D3 लिया। तीनों डायोड के मैंने एनोड टर्मिनल को राइट हैंड साइड में रखा और लेफ्ट हैंड साइड में तीनों कैथोड टर्मिनल को रखा, और तीनों कैथोड टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट से मैंने ज्वाइन कर दिया। और वो जो कॉमन पॉइंट मुझे मिला, उस कॉमन पॉइंट को मैंने उस कॉमन पॉइंट से एक वायर लिया और उस वायर को क्या बोल दिया, दिस इज कॉल्ड एज माय न्यूट्रल वायर। इनडायरेक्टली दिस डायोड आर कनेक्टेड इन द स्टार मैनर। कैसे कनेक्टेड है, स्टार मैनर में। और जो एक डायोड का, डायोड 1 का जो ए टर्मिनल मिला, या डायोड जो 2 था उसका जो एनोड हुआ, और जो डायोड 3 था उसका जो एनोड टर्मिनल था, तो मैंने यहाँ पे फेज ए लगा दिया, यहाँ फेज बी लगा दिया और यहाँ पर फेज सी लगा दिया। मतलब क्या किया मैंने सिंपली क्या कर दिया कि यहाँ की एक सिंगल फेज सप्लाई फेज न्यूट्रल लिया तो फेज इधर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे सिंगल फेज एसी सप्लाई लिया, फेज न्यूट्रल यहाँ कनेक्ट कर दिया, एक सिंगल फेज एसी सप्लाई लिया, फेज न्यूट्रल यहाँ कनेक्ट कर दिया। इन तीनों के न्यूट्रल पॉइंट को ज्वाइन करा और इस न्यूट्रल पॉइंट को यहाँ कर दिया, तो मेरा सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और ये एक 3 फेज सप्लाई इस डायोड पे लग गई, राइट। तो मैंने ये सर्किट को ब्रीफ किया क्योंकि एग्जाम में ये सब चीजें आती नहीं है, पर हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए, इसलिए मैंने ये चीजें आपको यहाँ पर बताया कि ये कैसे कैसे काम कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, तो जो इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन होता है इसको हम बोलते क्या है, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉमन, है ना, इट इज कॉल्ड एज अ कॉमन कैथोड, है ना। मैं की पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ, आप तो लिखिएगा कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन,
राइट। तो ये कैसा है, कॉमन कैथोड, क्योंकि सारे कैथोड टर्मिनल शॉर्ट सर्किटेड है, एक कॉमन पॉइंट से ज्वाइंट है, इसलिए इसे बोलते हैं कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशंस। दूसरी कंडीशंस क्या मैंडेटरी वो देखते हैं। अगर सोचिए यहाँ पर एक फेज सप्लाई है, यहाँ दूसरा फेज सप्लाई है, यहाँ पर तीसरा फेज सप्लाई है। अब आप वी ए का मतलब निकालिए वी ए एन, वी बी एन का मतलब निकालिए, वी बी का मतलब निकालिए वी बी एन, और वी सी का मतलब निकालिए वी सी एन, राइट। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि अगर मैं ए बी वोल्टेज को, ए एन वोल्टेज को लिखना चाहता हूँ, मतलब क्या हुआ कि एक थ्री फेज सिंगल फेज सप्लाई लिया मैंने ऐसे, राइट। तो यहाँ पर ए बना दिया, फेज बना दिया उसका, और न्यूट्रल बना दिया। अगर मैं सपोज बी सप्लाई की बात करूंगा तो यहाँ पर उसका भी एक फेज होगा और एक न्यूट्रल होगा, तो मैंने यहाँ फेज बना दिया, यहाँ पर न्यूट्रल बना दिया। सिमिलरली मैंने तीसरा फेज लिया और तीसरे फेज को यहाँ पर फेज रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ न्यूट्रल कर दिया, और इधर देखा तो सारे के सारे न्यूट्रल एक ही जैसी जगह, तो सारे न्यूट्रल को कॉमन कर दिया और वो न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर ज्वाइन हो गए। तो ये जो सप्लाई मिली, ये क्या मिल गई, ये सप्लाई मिल गई थ्री फेज स्टार कनेक्टेड सप्लाई। इस ए बी और सी को मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया और उसका जो एन था वो कहाँ कनेक्ट कर दिया, यहाँ। मैंने थोड़ी देर पहले ये बना के भी बताया था आपको, राइट ना। तो ये थ्री फेज सप्लाई आपके पास हो गई। तो अल्टीमेटली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज अ वी ए एन वोल्टेज। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वी बी एन वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वी सी एन वोल्टेज को। और वी ए एन, वी बी एन और वी सी एन मैंने मैथमेटिकली, ग्राफिकली और फेजर डायग्राम के फॉर्म में ऑलरेडी आपके सामने रिप्रेजेंट करके रखा हुआ है फंडामेंटली। अब मैं इसमें एक कंडीशंस बताता हूँ। कंडीशंस का मतलब क्या है, दिस कंडीशन इज वेरी वेरी मैंडेटरी, और ये पॉसिबल है कि इसके बिना ये कंडीशन हो गई तो मतलब ये सर्किट क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। तो सर्किट क्या है, कंडीशन इज साइमल्टेनियसली मोर देन वन डायोड विल नॉट कंडक्ट। अगर कभी कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशंस होता है तो एट अ टाइम वन डायोड विल बी ऑन, रेस्ट ऑफ द टू डायोड विल बी ऑफ, या इन शॉर्ट दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, simultaneously more than one diode does not conduct। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। तो इस पॉइंट को आप लिख देते हैं simultaneously, है ना, simultaneously more than one diode not conducted। अगर आप इस स्टेटमेंट को अपोजिट लिखना चाहते हैं तो अपोजिट लिख दीजिए कि एट अ टाइम ओनली वन डायोड विल बी ऑन। तो मैं चलो वो भी पॉइंट लिख देता हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एट अ टाइम, है ना, एट अ टाइम, या एक टाइम पे एक ही डायोड, है ना, एट अ टाइम वन डायोड ऑन और रेस्ट ऑफ द डायोड विल बी ऑफ, है ना। तो रिमेनिंग ऑफ। अगर सपोज गलती से कोई दो डायोड ऑन हो गए तो सर्किट क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। तो ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट था। तो कुछ बेसिक पॉइंट हमारे लिए रिक्वायर्ड थे फंडामेंटल को समझने के लिए, मैंने वो सारे पॉइंट लिख दिए। नाउ आई विल मूव टू दी नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ से मैं एजम्पशंस लेके देखना चाहता हूँ कि अब ये डायोड कैसी कैसी कंडीशंस पे काम कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे कैसे काम कर पाएंगे। तो लेट आई विल एज्यूम, क्या एजम्पशंस लेके चला वो बताता हूँ कि जो ए फेज का वोल्टेज आया, ए फेज मतलब हम क्या बात करते हैं कि थ्री फेज सप्लाई दिया है ना। तो वी ए एन, वी बी एन और वी सी एन। तो मैंने वी ए एन की जब आरएमएस वैल्यू निकाला तो मैंने एज्यूम करके देखा कि वी ए एन की आरएमएस वैल्यू आ गई 15 वोल्ट, वी बी एन की जो आरएमएस वैल्यू आई वो क्या आ गई 10 वोल्ट, और वी सी एन की जो आरएमएस वैल्यू आ गई वो मेरे पास कितनी आ गई 5 वोल्ट। अगर आप ऐसे नहीं कंसिडर करना चाहते हैं तो आप इसे इस तरीके से भी कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास ये वोल्टेज लिखा हुआ है वी ए एन, वी बी एन और वी सी एन। तो आप ऐसे सोच लीजिए कि यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। तो ठीक है, और बाकी आगे रेस्ट ऑफ द थिंग्स एज इट इज है। तो आपकी ये जो थ्री फेज सप्लाई है कुछ इस मैनर में दी है। तो मतलब फेज ए का मैक्सिमम वोल्टेज कितना है 15 वोल्ट,
फेज बी का मैक्सिमम वोल्टेज 10 वोल्ट है और फेज सी का जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो क्या है 5 वोल्ट है। नाउ आई विल एज्यूम वन थिंग, और मैंने क्या एज्यूम किया कि लेट आई विल एज्यूम कि दिस डायोड विल बी ऑन, मतलब मेरा एजम्पशन चल रहा है, मुझे नहीं पता कि किसका एनोड वोल्टेज ज्यादा है और किसका एनोड वोल्टेज कम है, क्योंकि एक कंडीशन क्या थी कि एनोड वोल्टेज इज ग्रेटर देन टू कैथोड वोल्टेज, डायोड विल बी ऑन स्टेट कंडीशन, राइट। यही हमने स्टेटमेंट करा था, राइट। अगर ये स्टेटमेंट किया था, देखो अगर आज हमारा टारगेट नहीं भी कंप्लीट हुआ जो पढ़ना है, पर हम किसी एक कंक्लूडिंग पॉइंट तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, आज जो कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं मैं, इसी पे पूरी थर्ड यूनिट डिपेंडेंट है, पूरा का पूरा, सॉरी थर्ड बोल दिया, पूरी फोर्थ यूनिट यही लॉजिक के ऊपर पूरी काम कर जाएगी। मतलब आपको रटने का कुछ भी लॉजिक नहीं, सिर्फ कंसेप्ट समझना है, उसके बाद आप एक बार में आंख बंद करके कभी भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी सर्किट देख के आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो अभी हमने क्या एजम्पशंस लिया वो समझते हैं। मैंने एक एजम्पशंस लिया कि लेट आई विल एज्यूम कि डायोड D3 विल बी ऑन। अगर सपोज डायोड D3 विल बी ऑन, तो डायोड अगर D3 ऑन होगा तो मतलब क्या होगा, इट एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट। तो इसने कैसे कर दिया, शॉर्ट सर्किट टर्मिनल की तरह एक्ट किया। जब ये शॉर्ट सर्किट टर्मिनल बना तो दिस VC वोल्टेज इज 5, और शॉर्ट सर्किट टर्मिनल मतलब यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया 5 वोल्ट, दिस वोल्टेज विल बी 5 वोल्ट। एंड सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट सर्किट है, मतलब यहाँ का वोल्टेज भी कितना हो गया 5 वोल्ट, और ये भी शॉर्ट सर्किट है, मतलब क्या हो गया 5 वोल्ट। ऑल द cathode terminal of diode D1, diode D2 and diode D3 are cathode potential is 5 volt, 5 volt, 5 volt, because we are assuming diode D3 will be on state condition, ऐसा हमने assume कर रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे कंपैरेटिव चेक करूँ तो डायोड D1 की बात करते हैं, तो डायोड D1 में आपको क्या मिला, डायोड D1 में एनोड का जो वोल्टेज है वो 15 है, राइट। तो 15 मतलब ऐसा हो गया, और जो डायोड D1 के लिए कैथोड का वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है, तो एनोड इज ग्रेटर देन टू कैथोड हो गया। अगर मैं डायोड D2 पे कंपेयर करता हूं तो डायोड D2 पे क्या मिल गया कि जो एनोड का वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट इज ग्रेटर देन, और कैथोड का वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो ये ग्रेटर देन हो गया। और मैं डायोड D3 की बात कर दूं तो डायोड D3 में तो क्या हो गया कि जो एनोड वोल्टेज था इट इज इक्वल टू क्या हो गया, कैथोड वोल्टेज हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपने एजम्पशंस लिया था, राइट। तो ये अगर जो हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस लिखी थी कि विच डायोड विल बी ऑन, the anode is greater than to cathode voltage, that diode will be on state condition। तो यहाँ से मुझे कंक्लूजन क्या मिला कि इस पर्टिकुलर केस में डायोड D3 भी ऑन हो रहा है और डायोड D2 भी ऑन हो रहा है, और डायोड D3 को तो आपने ऑन एज्यूम कर रखा था। और एक मैंने पॉइंट क्या लिखा था, इट इज मैंडेटरी कंडीशंस, साइमल्टेनियसली मोर देन वन डायोड विल बी नॉट कंडक्टेड, या एट अ टाइम वन डायोड विल बी ऑन स्टेट कंडीशन, रिमेनिंग विल बी ऑफ स्टेट कंडीशंस। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि दिस एजम्पशन विल बी रॉन्ग, ये एजम्पशन क्या हो गया आपका, गलत हो गया, राइट। दिस एजम्पशन विल बी फेल। अब मैं एजम्पशन नंबर 2 लेके चलता हूँ। अब मैंने एजम्पशन नंबर 2 पे लेके गया, तो एजम्पशन नंबर 2 पे क्या हो सकता है वो देखते हैं। एजम्पशन नंबर 2 में लेट आई विल एज्यूम कि डायोड D2 विल बी ऑन स्टेट, मतलब डायोड D2 को मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, ऑन कंसीडर कर रहा हूँ। तो वंस आई विल कंसीडर कि डायोड D2 विल बी ऑन, मतलब इट एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट। तो ये कैसा एक्ट कर गया, एक शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट कर गया। जैसे ये शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट किया तो यहाँ पर क्या हुआ, 10 वोल्ट था, तो दिस 10 वोल्ट सप्लाई विल बी अपीयर टू हियर, तो यहाँ पर 10 वोल्ट की सप्लाई हो गई। and this cathode point is also 10 volt and this cathode point is also 10 volt की सप्लाई हो गई। नाउ फिर अगेन हमने यहाँ पर assumptions होने के बाद, ये सारी कंडीशन होने के बाद D1 को एनालिसिस किया। तो जैसे D1 एनालिसिस किया तो द एनोड पोटेंशियल इज ग्रेटर देन टू क्या मिल गया, कैथोड पोटेंशियल, बिकॉज डायोड D1 पे एनोड पे 15 वोल्ट है और कैथोड पे 10 वोल्ट की सप्लाई आ रही है।
अगर मैं डायोड D2 की बात करूं तो डायोड D2 में हमने बोल दिया कि एनोड वोल्टेज इज इक्वल टू क्या हो रहा है, कैथोड वोल्टेज हो रहा है, बिकॉज ये हमारा एजम्पशन था। पर डायोड D3 के बारे में बात करें तो डायोड D3 में क्या हुआ कि एनोड इज लेस देन टू क्या हो गया है, कैथोड हो गया है। मतलब अगर कंडीशन वाइज देखा जाए तो मैं इसे बोल सकता हूँ कि ये ऑन स्टेट में होगा और दिस इज ऑन स्टेट कंडीशंस में होगा, बट दिस इज ऑफ स्टेट कंडीशन पे होगा। बट हमारी एक और मैंडेटरी कंडीशंस थी, साइमल्टेनियसली मोर देन वन डायोड विल नॉट कंडक्ट। तो हमारा जो सेकंड एजम्पशन जो भी हमने लिया फंडामेंटल के अकॉर्डिंग, ये सेकंड एजम्पशन विल बी रॉन्ग, ये सेकंड एजम्पशन भी क्या हो गया, मेरा फेलियर हो गया। नाउ लेट आई विल कंसिडर द थर्ड एजम्पशंस, है ना। तो मैं थर्ड एजम्पशंस पे चलता हूँ। तो लेट आई विल एज्यूम कि दिस थायरिस्टर थायरिस्टर आ गया, डायोड D1 विल बी ऑन स्टेट कंडीशंस। तो मैंने इसको ऑन करना मतलब क्या है, इसको शॉर्ट सर्किट कंसीडर कर लिया। जब जैसे ही मैंने इसको शॉर्ट सर्किट कंसीडर किया तो दिस वोल्टेज इज अ 15 वोल्ट, तो दिस इज कमिंग टू दी 15 वोल्ट, यहाँ पर 15 वोल्ट आ जाएगा, एंड दिस इज अगेन 15 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी, एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो हैविंग अ 15 वोल्ट सप्लाई। नाउ आई विल कंपेयर वन थिंग कि डायोड D1 के ऊपर क्या हो सकता है और D2 पे क्या हो सकता है। तो लेट आई will assume diode D1, diode D2 and here consider diode D3। तो डायोड D1 पे हमें ये पता चला कि जो एनोड का वोल्टेज है इट इज इक्वल टू दी क्या हो रहा है, कैथोड वोल्टेज हो रहा है, और अकॉर्डिंग टू योर assumption दिस डायोड विल बी ऑन स्टेट कंडीशंस। बट डायोड D2 की बात करते हैं तो एनोड वोल्टेज इज लेस देन टू कैथोड वोल्टेज हो रहा है। अगर कंडीशनल वाइज बात करें तो यहाँ पर ये डायोड क्या होगा, ऑफ होगा, राइट। अगर मैं थर्ड कंडीशंस की बात करूं तो जो मेरा एनोड का वोल्टेज है इट इज लेस देन टू क्या मिल रहा है मुझे, कैथोड वोल्टेज मिल रहा है। अगर कैथोड वोल्टेज मिल रहा है मतलब दिस वोल्टेज विल बी क्या है, ऑफ स्टेट, मतलब दिस डायोड विल बी ऑफ स्टेट कंडीशंस। तो यहाँ पर मेरा जो थर्ड वाला एजम्पशन था कि डायोड D1 विल बी ऑन, डायोड D1 क्या है, ऑन हो सकता है, क्योंकि दिस इज द कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन। अंडर द कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन at a time we can conduct in the one diode and remaining diode will be off state condition, and this statement is justified once if you are assuming diode D1 will be on state conditions, right। तो ये तो हमारा assumptions हो गया। now next point है ना, ये अगर क्लियरली समझ आया तो मैं इसके बाद नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। अगर सोचिए कि मैं इस वाले वोल्टेज को अब 10 वोल्ट एज्यूम कर लेता हूँ, इसे 20 वोल्ट एज्यूम, मतलब दिस VA वोल्टेज इज अ 10 वोल्ट, VAN का मैक्सिमम वोल्टेज 10 हो गया, VBN का 20 हो गया और इसका क्या हो गया, 5 हो गया। तो अगर जब फिर से यही कंसेप्ट यूज करेंगे तो क्या होगा कि जो जिस डायोड के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज मिला, लाइन ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, जिस डायोड के अक्रॉस या थ्रू, मतलब जिसपे जो सबसे मैक्सिमम वोल्टेज मिला वही डायोड ऑन होगा, ये और ये क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। चाहो तो आप इस वैल्यू के साथ सेम तरीके से एजम्पशंस लगा के लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो कंक्लूजन इज दिस, कंक्लूजन क्या है वो सुनिएगा। कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा कंक्लूजन है इस पूरे की पूरी थ्योरी का, कि इफ टू और मोर डायोड आर कनेक्टेड इन अ कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशंस, मैं इसको लिख भी देता हूँ ताकि आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये क्या है, कंक्लूडिंग पॉइंट है। अब यही कंक्लूजन पॉइंट हमारी थायरिस्टर की के ऊपर भी काम करता है, ठीक है। तो हम कंक्लूजन्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कंक्लूजन हमारा क्या है। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन इफ, है ना, इफ टू और मोर, है ना, टू और मोर है ना, मोर डायोड या स्विच भी बोल सकते हैं क्योंकि बाद में थायरिस्टर भी आएगा, आर कनेक्टेड कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कॉन्फ़िगरेशंस, है ना, कॉमन कॉन्फ़िगरेशन मतलब जब अगर ऐसा कुछ हुआ कॉमन कॉन्फ़िगरेशंस में होगा, डायोड, चलो मैं लिख ही देता हूँ, डायोड whose
whose एनोड पोटेंशियल और वोल्टेज जो भी लिखना चाहे आप, पोटेंशियल मैक्सिमम विल है ना, विल ऑन, राइट। ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको शॉर्ट में भी लिख के बताऊंगा, फिलहाल मैंने पूरे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया है। वो डायोड ऑन होगा जिस पे सबसे ज्यादा वोल्टेज अपीयर होगा। इन शॉर्ट में क्या बोल सकता हूं कि जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस लगे हो, मुझे ये देखना है कि रिस्पेक्टिव डायोड के अक्रॉस किसका वोल्टेज मैक्सिमम है। never ever forget about this line is the base और heart of the fourth unit। ये पूरा फोर्थ यूनिट का सिंगल लाइन स्टेटमेंट पूरे कंसेप्ट को क्लियर, पूरा कंसेप्ट एक ही लाइन पे है कि कौन सा डिवाइस कब ऑन हो सकता है। अगर कोई भी डिवाइस कॉमन कॉन्फ़िगरेशंस में लगी हुई है और उस डिवाइस के रिस्पेक्ट में डिफरेंट वोल्टेजेस अपीयर हो रहे हैं, जो डिवाइस के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज होगा वही डिवाइस ऑन होगी, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द डिवाइसेस ऑफ हो जाएगी, राइट। ये मैंने एक बार आपके लिए मैंने अलग अलग लैंग्वेज में बोल के बता दिया कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको प्रैक्टिकली मैं 3 फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड कन्वर्टर जो सिलेबस में नहीं है, ताकि फंडामेंटल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर एक्चुअली मेरे फंडामेंटल वाला कंसेप्ट खत्म हो गया है। वन मोर एक्स्ट्रा फंडामेंटल कंसेप्ट में डिस्कस करूंगा। क्यों डिस्कस करूंगा? ताकि मैं आपको ये बता पाऊं कि 3 फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड कन्वर्टर के अंदर क्या होता है, राइट ना। तो ये कैसे अप्लाई होता है वो बताना चाहता हूँ, बट उसके पहले मैं ना इस वाली वेवफॉर्म को आपको बहुत ध्यान से देखने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, ये वेवफॉर्म को कैसे ध्यान से देखने के लिए बोला वो देखिए। ये बनेगी कैसे मैं वो आपको बाद में सिखाऊंगा, राइट। वो मेरा लास्ट का पार्ट होगा, मतलब मैंने जब वो पोर्शन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनती है। सपोज मैंने क्या करा कि यहाँ पर फेज ए की वेवफॉर्म के बारे में बात किया, राइट ना। अगर मैंने फेज ए की वेवफॉर्म के बारे में बात किया, मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे गया। चलो मुझे थोड़ा सा हाईलाइटर बड़ा लेना है और ग्रीन कलर का लेना है, ठीक है। तो अब चलो येलो लेते हैं, हाईलाइटर बढ़िया रहता है। तो अगर हमने क्या किया, ये देखिए ध्यान से, ये मेरा एक फेज चल रहा है, राइट। दिस इज माय फेज। ये फेज मेरे पास कंप्लीट हो गया। अगर मैं इसके बाद मैंने बोला कि 120 से स्टार्ट करना और दूसरे फेज को ऐसे घुमा देना, ये हमारा 120 हो गया। नेक्स्ट फेज में मैंने आपको क्या बोला, नेक्स्ट फेज में आपको कुछ नहीं करना है, 240 से स्टार्ट होना है और फिर ऐसे लेकर और इधर बचा हुआ हिस्सा इधर कंप्लीट कर देना, राइट। तो ये आपके पास तीसरे फेज की वेवफॉर्म बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आप एक लाइन खींचिए और एक लाइन खींचने के बाद क्या करिए, सबसे पहला काम ये करिए कि सबसे पहले काम में आप ये करिए कि आप एक 0 डिग्री का एंगल बनाएं, 0 के बाद 90 डिग्री का एंगल बनाएं, 90 के बाद 180 डिग्री का एंगल बनाएं, 180 के बाद 270 डिग्री का एक एंगल, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे बना दीजिए और 360 का बना दीजिए। जब ये सारा बनाया तो अब आपको 240 भी बनाना है, तो 200 और 120 भी बनाना है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 120 आ जाएगा और मैं 240 की बात करूँ तो 240 यहाँ पर आ जाएगा, वो भी बना दीजिए। ये सारे बनने के बाद, और इनसे भी शॉर्ट तरीका क्या है, इनसे शॉर्ट तरीका ये है कि आप सबसे बढ़िया क्या करिए, स्केल लीजिए, एक लाइन लीजिए। ये ध्यान से सुनना, वेवफॉर्म बनाने का बिल्कुल इजी तरीका है, लास्ट में मैं बना के भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले आप स्केल लेके एक लाइन कीजिए और 30 30 30 30 30 30 करके आप कितनी बार 30 को ऐड करेंगे कि आपको 360 मिल जाए। देखो 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30। अब मैं लाइन गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना। तो ये एक एक्स्ट्रा लाइन हो गई, तो यहाँ पे मेरी 13 लाइन हुई। तो अगर मैं एक कर रहा हूँ तो 12 × 3 कर दीजिए, 360 मिल जाएगा। तो मतलब आपको 12 लाइन को क्या करना है, ड्रॉ करना है इक्वल स्पेसिंग में। बस इक्वल स्पेसिंग में होने के बाद पहले 0 पे आप डॉट लगाइए,
180 पे डॉट लगाइए और 360 पे डॉट लगाइए, फिर उसके बाद 120 पे डॉट लगाइए, फिर 240 पे डॉट लगाइए। जब आपने 0 पे डॉट लगा लिया तो वहां से 180 और 180 से 360 वाली साइकिल को कंप्लीट कर लीजिए। जब आपने यहाँ पर डॉट लगाया 120 पे, तो 120 के पास 120 में कितना ऐड करे कि 90 मिल जाए, तो यहाँ पे 30 प्लस 30 प्लस 30 मतलब यहाँ पर 90 मिल गया। अगर ये 0 होता सपोज तो 30 60 और 90, तो यहाँ पर देखो आपको वोल्टेज मैक्सिमम मिल गया। फिर उसके बाद इसमें 30 60 90 करेंगे तो यहाँ 0 मिल जाएगा, मतलब आपको एक साइकिल ऐसी बनानी है, राइट। फिर उसके बाद सिमिलरली 30 पे जाएंगे तो ऐसी और ऐसी वेवफॉर्म बन जाएगी, फिर इसको इस तरीके से बना देंगे। तो मैं अब इसको बाद में बताऊंगा कि ये वेवफॉर्म कैसे बनेगी, पर मैंने आपको इसके साथ मेरे को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आपके साथ डिस्कस करना था। अब वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या, ये देखिए, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि ये जो मैंने 12 जो स्केल बनाई है वो 12 स्केल ना हो कि ये एक बज रहा है, ये 2 बज गए, ये 3 बज गए, टाइम है ना, टाइम स्केल बना रहा हूँ। 3 के बाद 4 बज गए, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद क्या 7, 7 के बाद क्या बचता है 8, 8 के बाद क्या बच गया 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद क्या हो गया 11, और 11 के बाद 12, 12 के बाद क्या हो गया 13, है ना। अगर मैं 0 से चालू करता तो ये 13 12 पे खत्म हो जाता। तो ये 12 ऐसे बन गया, 12 घंटे मतलब मेरी एक साइकिल कंप्लीट होगी, मतलब मेरा एक दिन कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे, है ना। दिस क्वेश्चन इज अगेन कंसेप्चुअल पॉइंट, है ना, जैसा मैंने डायोड का कंसेप्ट सिखाया वो कंसेप्ट के हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा वो ध्यान से सुनिएगा। मैं अगर पूछूंगी कि 3 बजे, है ना, 3 o'clock पे अगर AM PM जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, 3 o'clock पे मुझे ये बताइए कि ए फेज का मैग्नीट्यूड कितना है ना। मेरा क्वेश्चन, चलो मैं इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ ताकि मैं यहाँ लिख सकूँ वो क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्या है कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चलो थ्री कर लेता हूँ। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 ये कर रहा हूँ कि मेरा क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन आस्क कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 1 कि 3 बजे, है ना, 3 बजे मुझे ए फेज का मैग्नीट्यूड बताना है। ए सबका मैग्नीट्यूड कितना है, बी का मैग्नीट्यूड कितना है और सी का मैग्नीट्यूड कितना है। अब ये आप कैसे बताएंगे वो भी बताता हूँ। अगर आप ये मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं तो आप क्या करें, सिंपल सा आप यहाँ से मैं डॉटेड लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, रेड कलर ले लेता हूँ और मैं 3 पे चलता हूँ। तो दिस इज माई 3, है ना। तो मैंने स्ट्रेट लाइन ले ही चुका हूँ, तो मैं यहाँ से यहीं से लेता हूँ, ये 3 रहा मेरा। 3 से ऐसे जाते हुए मैं ऐसे एक लाइन खींच दूंगा। ये मैंने लाइन खींचा, जैसे ही मैंने ये लाइन खींचा उसके बाद मैं यहाँ से अब क्या करता हूँ, इस पे डॉट्स बनाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर एक, चलो कलर चेंज करते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये वाला कलर ले लेता हूँ। अगर मैं ए फेज की बात करूँ तो ये वाला मैग्नीट्यूड आया, इतना मैग्नीट्यूड है। 0 से देखूंगा तो यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड है, राइट। अगर मैं बी फेज की बात कर लेता हूँ, है ना, तो बी फेज मतलब यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, मतलब जितना ए का मैग्नीट्यूड है उतना बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड प्लस में और बी का मैग्नीट्यूड माइनस में। अगर मैं इससे ऐसी डॉटेड लाइन बनाता और यहाँ बोल देता कि 10 है, और मैं यहाँ से ऐसी लाइन बनाता और इसको बोल देता ये 10 है, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना मिल जाता मुझे, +10 मिलता, और बी का मैग्नीट्यूड कितना मिलता, -10 मिलता। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट दी सी। तो सी का मैग्नीट्यूड 0 क्रॉसिंग लाइन को कट कर दिया, मतलब यहाँ से चेक करता तो इसका वोल्टेज क्या हो जाता, 0 हो जाता, राइट। अब अगर इस ग्राफिकल डायग्राम को देखकर आपको पूछूंगा मैं कि फेज ए का वोल्टेज ज्यादा है या फेज बी का वोल्टेज ज्यादा है या फेज सी का वोल्टेज ज्यादा है एट अ मोमेंट ऑफ 3 PM, 3 PM पे किसका वोल्टेज ज्यादा है, तो आपका आंसर होगा कि सर फेज ए का वोल्टेज ज्यादा है। तो फेज ए से जो डायोड कनेक्टेड होगा उस टाइम पे 3 बजे वही डायोड ऑन करेगा और बी फेज और सी फेज का डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी ए फेज क्या कर रहा है, मैक्सिमम वो एनोड वोल्टेज को अपीयर कर रहा है
और बी और सी फेज के जो डायोड है वो मैक्सिमम एनोड वोल्टेज को फेज नहीं कर रहे, वो वोल्टेज अकर नहीं हो रहा है उनपे, राइट। ये सिंपल सा कंसेप्ट था। अगर ऐसा रेंडमली ये जो 12 घंटे का हमने क्लॉक पल्स लिया था ये तो घूमते जाएगी, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई तो मतलब कभी ए का चालू होगा तो कभी बी का चालू होगा तो कभी सी का चालू होगा, ये प्रोसेस हमारी गोइंग ऑन चलती रहेगी। और यही पूरा का पूरा हमारे क्या है वेव फॉर्म बनाने का कंसेप्ट है ना। तो इसी के थ्रू हम क्या करेंगे वेव फॉर्म बनाने वाले कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो बड़ा डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, सिंपल पार्ट है कि हम ये किस तरीके से इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, है ना। मैं आपको अब बताता हूँ। तो मैंने ये सारी चीजें आपके साथ शेयर कर ली कि कंसेप्चुअल चीजें है क्या, ये कैसे कैसे अब काम कर रही थी और क्या हो रहा था। तो मैं अब चलता हूँ थ्री फेज सर्किट के ऊपर। तो नाउ आई विल मूव टू दी थ्री फेज सर्किट, राइट। तो ये मेरे पास थ्री फेज सर्किट आ गया। यहाँ पर मैं पहले आपको थ्री फेज सर्किट पूरा क्यों समझा रहा हूँ उसका रीजन भी समझ में आएगा आपको धीरे से, है ना। तो वन बाय वन हम ये सारी चीजें भी डिस्कस करते हैं। अगेन सेम थिंग, मैं आपको एक मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में ये सारी चीजें समझाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन कैसे हमने अंडरस्टैंड किया। तो थ्री फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड कन्वर्टर, तो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ थ्री फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड कन्वर्टर बिकॉज हियर वी आर यूजिंग द अनकंट्रोल्ड डिवाइसेस और द अनकंट्रोल्ड डिवाइसेस इज कॉल्ड एज अ डायोड। तो डायोड क्या है मेरी अनकंट्रोल्ड डिवाइसेस। और कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन है, इनपुट इज अ थ्री फेज एसी सप्लाई। तो यहाँ पर हमने इनपुट एज अ थ्री फेज एसी सप्लाई एज अ मैथमेटिकली और एज अ मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पर दूसरा वेक्टर फॉर्म में मेंशन कर रखा है। एंड कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से डायोड D1 डायोड D2 डायोड D3 ये सारी चीजें कॉमन है, राइट। ये कॉमन होने के बाद अब मैं बात करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके बारे में वन बाय वन डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो मैंने इनपुट क्या दे रखा है, मेरा इनपुट यहाँ पर एक सिंपल सा इनपुट है, वो है थ्री फेज एसी सप्लाई। तो मेरी वेव फॉर्म बन चुकी है। मैंने पहले फेज ए की वेव फॉर्म बना दिया है, राइट। फेज बी की वेव फॉर्म बना दिया और मैंने क्या कर दिया फेज सी की वेव फॉर्म बना दिया, तीनों फेज की वेव फॉर्म बना दिया है। अब ये वेव फॉर्म कैसे बनती है वो मैं लास्ट वाले टॉपिक में बता दूंगा फंडामेंटल में। पहले मैंने ये वेव फॉर्म बना रखी है तो मैं अभी इसके बाद बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके बाद वेव फॉर्म बनती कैसे। अब ये तीनों वेव फॉर्म में अगर सोचो जीरो की बात करते हैं, मतलब मैं इस वाले मतलब जीरो टाइम पे जीरो आवर्स की बात करता हूँ। तो इसे अब आवर्स लेके चलो, है ना। तो अब इसे आवर्स लेके चलेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। आपने क्या करा जीरो आवर्स, फिर ये 1 आवर्स, ये क्या हो गया 2 आवर्स हो गया, ये क्या हो गया 3 आवर्स हो गया, ये क्या हो गया 4 आवर्स हो गया, ये क्या हो गया 5 आवर्स हो गया, ये क्या हो गया 6 आवर्स और ये 7 और ये 7 के बाद ये 8 आवर्स और 8 के बाद ये 9 के बाद 10 आवर्स 11 आवर्स और ये आपके पास क्या हो गया 12 आवर्स हो गया, राइट ना। तो अभी भी 360 तो यहीं पर कहीं कंप्लीट होना चाहिए था, है ना। तो एक से अच्छा एक मिसिंग हो गए भाई मेरे दो इसलिए गड़बड़ हो गए। चलो ठीक है, मैं वही सोचूं कि ऐसा कैसे हो रहा है ना। मैंने क्या गलती करी वो बता देता हूँ मैं आपको। 0 1 2 और दिस इज माई 3 आवर्स, दिस इज माई 4 आवर्स, दिस इज माई 5 आवर्स, 6 आवर्स, दिस वन इज 7 के बाद 8 के बाद 9 के बाद 10 के बाद 11 और 11 के बाद 12 के बाद मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ। 360 मतलब एक साइकिल और 12 घंटे मतलब मेरा एक दिन, है ना। अब दूसरा दिन चालू हो जाएगा, राइट। तो मेरी साइकिल कंप्लीट होते जाने वाली है। अगर मैं जीरो की बात करता हूं तो जीरो पे मेरे पास फेज ए का मैग्नीट्यूड इतना है, मतलब यहां से यहां तक, मतलब अगर और फेज बी का मैग्नीट्यूड जो है मेरे पास वो इतना है। तो मैं इसको बोल्डली ना एक काम करता हूँ ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना। दिस इज ए फेज, तो बोल्ड लेटर में लिखते हैं तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल्ड लेटर में लिखते हैं दिस इज फेज ए, राइट। और फिर क्या है ये फेज बी है, दिस इज फेज बी और फेज सी कहाँ है, दिस इज फेज सी। तो यहाँ पे लिख देते फेज सी, ये तीनों फेज मैंने लिख दिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगर सबसे पहले मैं 0 आवर्स पे चेक करता हूँ तो 0 आवर्स पे ये मेरे पास सी फेज का वोल्टेज है, ये मेरे पास ए फेज का वोल्टेज है और ये मेरे पास किस फेज का वोल्टेज है, दिस इज कॉल्ड एज अ बी फेज वोल्टेज। अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं इस पर्टिकुलर केस में तो मुझे क्या मिल रहा है कि जो सी फेज का वोल्टेज है और जो बी फेज का वोल्टेज है वो इक्वल एंड अपोजिट है, मतलब सी फेज का वोल्टेज सबसे ज्यादा हो रहा है। तो 0 से लेके 30
मतलब 0 से लेकर 1 बजे तक की बात करूं, मतलब 0 से 30 पे सी फेज वाला डायोड ऑन रहेगा। और सी फेज वाला डायोड ऑन रहेगा मतलब कौन सा डायोड ऑन करेगा, D3 डायोड ऑन करेगा। कौन सा, सी फेज पे कौन सा डायोड लगा है, D3 डायोड ऑन करेगा, राइट। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेता हूँ कि हाँ भाई इस किस समय कौन सा डायोड कैसे ऑन कर रहा है। मैं ये ऑब्जर्वेशन के बेस पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। नाउ आफ्टर 1 है ना, 1 से लेकर 2 की बात, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 है ना। तो मैं कहाँ से कहाँ तक की बातें कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4 और 4 से लेके 5। अगर इसमें से 1 बजे देखते हो तो ए फेज का वोल्टेज ज्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ कट हो गया। 2 बजे देखते हो तो भी ए फेज का वोल्टेज ज्यादा है, 3 बजे भी ए फेज का वोल्टेज ज्यादा है, 4 बजे भी ए फेज का वोल्टेज ज्यादा है और 5 बजे भी ए फेज का वोल्टेज ज्यादा है। तो इन शॉर्ट अगर मैं सपोज यहां से लेके यहां तक की कोई लाइन बनाता हूं तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, ए फेज के करस्पॉन्डिंग जो भी डायोड लगा है वो डायोड ऑन करेगा, है ना। मेरी रेगुलर क्लासेस में मैंने थोड़ा अलग तरीके से भी पढ़ाया था, है ना, और मैं यहाँ पे अब थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा। दोनों ही तरीके सही है, जैसा चाहे वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पर यहाँ पर ये इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने सपोज यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे डायोड D1 कनेक्टेड है, तो डायोड D1 कनेक्ट हो गया और मैंने यहाँ से यहाँ तक देख लिया। तो ये मेरा डायोड D1 कंडक्ट करेगा, यहाँ डायोड D3 कंडक्ट करेगा। आफ्टर 5 PM मतलब 150 डिग्री के बाद हुआ क्या, 150 डिग्री के बाद मैंने देखा कि मेरे ए फेज का वोल्टेज नीचे जाने लगा और बी फेज का वोल्टेज ज्यादा मिलने लगा। और बी फेज का वोल्टेज कब से कब तक मिला, 5 बजे से 6, 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9। मतलब मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, 150 से लेके 270 तक के लिए, है ना, मेरे पास 1 2 3 4 है ना। तो ये मेरे पास सबसे ज्यादा वोल्टेज मिला। तो मैं बी फेज मतलब कौन सा डायोड कनेक्टेड है, अगर आप सर्किट को देख पा रहे हो, मतलब मैं यहाँ पे तो नहीं देख पा रहा हूँ बट अगर आपने नोटबुक में बना रखा होगा तो आपको ये पता चलेगा कि बी फेज पे डायोड D2 कनेक्टेड है। और डायोड D2 कब तक कंडक्ट करेगा, अब ये 9 बजे तक कंडक्ट करेगा। आफ्टर द मूवमेंट, अगर जैसे ये मूवमेंट कंप्लीट हो जाता है तो 9 बजे से जो नेक्स्ट मूवमेंट स्टार्ट होगा तो मैंने देखा कि मेरे सी फेज का वोल्टेज बढ़ गया। तो सी फेज का वोल्टेज यहाँ से लेके यहाँ तक चला गया, राइट ना। तो ये सी फेज का वोल्टेज आ गया। तो मैं अगर सी फेज की बात करूं तो यहाँ पे कौन सा डायोड कनेक्टेड है, इट इज D3 डायोड, यहाँ पे D3 डायोड कनेक्टेड अप टू 360 डिग्री। तो ये 360 डिग्री 1 2 3 ही हुआ, है ना। तो सारे को ध्यान से देखो तो कितना हुआ, 1 2 3 4 ब्लॉक आ रहे, 1 2 3 4 ब्लॉक आ रहे, पर D3 में 3 ही ब्लॉक आए, पर चौथा ब्लॉक तो इधर कंप्लीट हो गया ना। तो साइकिल कंप्लीट हो गई, तो वो क्या हो गया, फोल्ड हो चुका है। तो इस वजह से यहाँ पे तीसरा डायोड। तो मैंने आपको इनपुट की व्यू फॉर्म के अकॉर्डिंग और एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाया कि जो डायोड के क्रॉस एनोड का पोटेंशियल ज्यादा होता है वही डायोड ऑन करता है, अदरवाइज रिमेनिंग डायोड ऑफ होते हैं, राइट ना। तो मतलब अगर इसका आप सेपरेट सेपरेट सर्किट डायग्राम अगर बनाएंगे, सपोज आपने सेपरेट सेपरेट सर्किट डायग्राम बनाया तो क्या होगा वो देखते हैं, राइट ना। अगर सोचो ये आपके पास एक सर्किट डायग्राम है, तो मैं इस सर्किट डायग्राम को आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको बहुत चीजें जल्दी जल्दी समझ में आ जाए, राइट। तो हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पर वो सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको छोटा बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें मल्टीपल टाइम्स इस सर्किट की रिक्वायरमेंट होगी और फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं, राइट। तो ये सर्किट हमारा कॉपी हो गया, पेस्ट करके देखते हैं छोटा सर्किट आ रहा है, करेक्ट है ना। तो अगर मैंने सपोज यहाँ पे देखा तो सबसे पहली बात कि मैं अगर बात करता हूँ कब से कब तक की, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ 30 से लेके, है ना। मैंने सर्किट छोटा बना दिया है तो अभी मैं इसको छोटे पेन से लिखता हूँ, यस। तो अगर मैं बात करता हूँ किस मूवमेंट की, 30 डिग्री से लेकर मैं कहां से कहां तक गया, 150 डिग्री तक चला गया। तो 30 से लेके 150 डिग्री के बीच में मेरे पास जो फेज ए था उसका पोटेंशियल ज्यादा था, एनोड पोटेंशियल इज मोर देन टू कैथोड पोटेंशियल फॉर दी फेज ए। और फेज ए मतलब, चलो ये लाइन नीचे लिखते हैं, है ना। तो ए फेज का वोल्टेज ज्यादा था और ए फेज के करस्पॉन्डिंग डायोड D1 कनेक्टेड था। तो डायोड D1 कैसा था, ऑन था, और रेस्ट ऑफ द डायोड क्या थे, ऑफ थे। अगर ऐसे
सी बात है, तो रेस्ट ऑफ द डायोड को क्या करना चाहिए, सर्किट में ऑफ कर देना चाहिए। तो सर्किट्स में मैंने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। और अब तक मैंने यहाँ पे कोई भी लोड कनेक्ट नहीं कर रखा था। अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एक लोड इंसर्ट कर लेता हूँ। तो दिस इज आर लोड, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक आर लोड कनेक्ट कर दिया। जैसे ही आर लोड कनेक्ट किया तो इसका रेफरेंस करंट आई नॉट हो गया और इसका रेफरेंस वोल्टेज क्या हो गया, वी नॉट हो गया। और ऑलरेडी मैं आपको इसके बारे में थर्ड यूनिट में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि डाउनवर्ड करंट इज अ रेफरेंस करंट और अपोजिट जो पोलरिटी आई है प्लस माइनस, वो मेरे पे क्या दिख रही है, उसको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर रहा है, किसको, रेफरेंस वोल्टेज को, राइट ना। तो सिमिलरली यहाँ पर भी मेरा रेफरेंस और लोड वोल्टेज आ गया और वो आर वोल्टेज ले लिया। तो इसकी पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव एंड द करंट डायरेक्शन विल बी आई नॉट, राइट। तो अब हम इस तरीके से हमारा सर्किट बन गया। तो ये डायोड है, रिमेनिंग डायोड विल बी ऑफ स्टेट कंडीशन। तो इसका सर्किट ऐसा बन गया। तो जब आउटपुट वोल्टेज देखेंगे आप, तो आउटपुट वोल्टेज किसको फॉलो करेगा, आउटपुट वोल्टेज 30 डिग्री से लेके 90 डिग्री, सॉरी 150 डिग्री तक के लिए एएन वोल्टेज को फॉलो करना स्टार्ट कर देगा, राइट। अब इसके बाद तो एएन बंद हो जाएगा, राइट ना। इसके बाद एएन बंद हो जाएगा तो हम दूसरे वाले को लेते हैं। तो दूसरा कॉपी किया, राइट। दूसरा कॉपी करते मैं कहां से कहां तक के मूवमेंट की बात करूंगा, अब मैं बात करूंगा 150 डिग्री। तो देखो 150 से चालू हुआ, अप टू 270 तक गया। तो अप टू क्या चला गया, 270 डिग्री चला गया। और 270 जाने के बाद यहाँ पर कौन से फेज का वोल्टेज जा रहा था, बी फेज का। और बी फेज के साथ डायोड क्या था, 2 डायोड कनेक्टेड था। और 2 डायोड क्या है, ऑन स्टेट कंडीशन में। तो जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, दैट आउटपुट वोल्टेज विल बी फॉलो एज अ बीएन वोल्टेज, राइट। तो सर्किट डायग्राम के अंदर चेंज क्या हो जाएगा कि भाई ए को 0 ओपन कर दो, ये ओपन रहेगा और ये भी ओपन रहेगा। और मेरा जो लोड है यहाँ पर मैंने कनेक्ट नहीं किया था, इस लोड को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा आर लोड होगा। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, दैट इज V0 वोल्टेज, वो मुझे बीएन मिल जाएगा। नाउ थर्ड वाले पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, है ना। थर्ड पॉइंट के लिए मैंने फिर से सर्किट लिया और सर्किट को ऐसे कॉपी कर दिया, राइट ना। सर्किट जैसे मैंने ऐसे कॉपी किया तो अल्टीमेटली अब यहाँ पर बात करूँ तो कहाँ से कहाँ तक की बात हुई, 270। और 270 से मैं कहाँ गया, 330 और 360 और प्लस 30, है ना। तो अल्टीमेटली मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, 390 बोलना है तो 90 बोल दीजिए, या ब्रैकेट में आप क्या कर दीजिए, 30 कर दीजिए। ब्रैकेट में 30 करना मतलब 360 तक के लिए वो कर रहा हूँ, 360 के आगे जो है वो चौथे वाले पोर्शन को कंप्लीट कर रहा है। या आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट ऐसा भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सी फेज है उसका वोल्टेज जा रहा है और सी के साथ कौन है, 3 डायोड कनेक्टेड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। और इस वाली कंडीशन में जो आपका आउटपुट वोल्टेज होगा, इट विल बी फॉलो CN वोल्टेज। ये किसको फॉलो करेगा, CN वोल्टेज को फॉलो करना स्टार्ट करेगा। तो सर्किट डायग्राम के अंदर चेंज क्या हो जाएगा, दिस विल बी ऑफ, दिस विल बी ऑफ, बट दिस विल बी ऑन, है ना। तो मैंने ऑन वाले को बनाया नहीं, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर दीजिए, दिस इज शॉर्ट, है ना, दिस इज शॉर्ट और दिस वन इज शॉर्ट, ये ऑन हो गया। तो अगर मैं इसके साथ लोड की बात करूं तो यहाँ पर मेरा लोड कनेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज कॉल एज माय लोड। तो ये लोड रहा रेजिस्टिव, है ना, आर लोड हो गया। तो ऐसा वोल्टेज मिलेगा। तो अल्टीमेटली मेरे लिए तो आउटपुट वोल्टेज की व्यू फॉर्म बनाना इंपॉर्टेंट था। अब पूरी साइकिल के लिए मेरे को आउटपुट वोल्टेज मिल चुका है और मैं इस आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म को अब क्या कर सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मैं इस आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म ड्रॉ करने से ज्यादा भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करना चाहता हूँ। आप सोचेंगे सर कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए, है ना, बट ये सब कंसेप्ट है। ये अगर चीजें समझ में आ गई ना तो पूरी की पूरी थर्ड यूनिट में आपको मैं कीप रिपीटिंग करते करते यही चीजें बताऊंगा, ठीक है। आज एक ही छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हो पाया, पर ये सबसे ज्यादा मैंडेटरी था। ये लॉजिक समझ में आता है तो आप आगे की चीजें पढ़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ पाएंगे, राइट ना। तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इस सारे पॉइंट को समझने के बाद मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, देखिए अभी मेरे पास कितना, अगर मैं किसी की चीज बात करूं कि कंडक्शन एंगल, है ना, या कंडक्शन, है ना, कंडक्शन एंगल बोल सकता हूँ, या पीरियड बोल दीजिए, है ना, एंगल फॉर स्विच। किसी स्विच के लिए कंडक्शन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एक साइकिल कितनी होती है, 360 डिग्री की,
डिवाइसेस कितनी लग गई, जितने स्विच लग गए, तो 3 स्विचेस लग गए। 3 स्विचेस लग गए मतलब क्या, एक स्विच के एक जो डायोड है कितने डिग्री की, कितनी देर के लिए कंडक्ट करेगा, 120 डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा। अब एक काम कीजिए, 150 में से 30 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यू विल बी गेट 120 डिग्री कंडक्शन ऑफ D1 डायोड। 270 माइनस 150 कर लीजिए, यू विल बी गेट 120 डिग्री कंडक्शन ऑफ डायोड D2। 390 माइनस 270 कर लीजिए, अगेन यू विल बी गेट 120 डिग्री कंडक्शन ऑफ डायोड D3, राइट ना। तो ये कंडक्शन है, अगर 6 डिवाइसेस हो जाती तो 60 डिग्री का कंडक्शन हो जाता, अगर 12 डिवाइसेस हो जाती तो आपके पास 30 डिग्री का कंडक्शन हो जाता है डिवाइसेस का। तो डिवाइसेस का कंडक्शन कैसे निकाला जा सकता है, कंडक्शन एंगल, उसका मैंने आपको बताया। कंडक्शन एंगल ना बोलते हुए कंडक्शन पीरियड बोल सकते हैं, राइट। तो ये तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, पर मैंने इसको ग्राफिकल, ये वाले जो मैथमेटिकल वे है उससे भी प्रूव करके दिखाया है कि ये कैसे प्रूव हो सकता है। नाउ आई विल मूव टू दी मेक आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म। मैं कैसे आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म बनाना चाहता हूँ। तो आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म बनाने के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये दोनों मेरे को दिखते रहने चाहिए, राइट ना। तो मेरे पास पूरा का पूरा वेवफॉर्म दिख रहा है, तो मैं वैसे ही कलर फॉर्म में बनाना स्टार्ट करूंगा। पॉइंट नंबर 1 कि 30 से लेके 150 डिग्री तक के लिए ये AN को फॉलो करेगा, दिस इज AN, राइट ना। तो मैं अगर यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज बना रहा हूँ तो दिस इज, चलो बोल्ड से बनाते हैं, ठीक है, दिस इज A, है ना, और यहाँ पे इसका मैक्सिमम हो गया, और यहाँ से 150 पर ये यहाँ पर ऐसा कम हो गया, मतलब इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ ना इतने मैग्नीट्यूड के साथ, तो मैंने इतने मैग्नीट्यूड से उठाया और उसको एक कर्व में लेके यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। तो ये AN को फॉलो कर दिया आउटपुट वोल्टेज में। नाउ अब किसको फॉलो करेगा, BN को करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये पॉइंट बन गया B का मैक्सिमम वोल्टेज ये रिप्रेजेंट हो गया, और यहाँ पे उसका ये मिनिमम वोल्टेज हो गया। अब मैं इसके लिए कर्व बना दूंगा B फेस का वोल्टेज, ये मेरा B फेस का वोल्टेज बन गया। नाउ थर्ड पॉइंट इज C फेज, है ना, C इंप्रूव हो रहा है, तो यहाँ पर ये इसका मिनिमम पॉइंट बन गया, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट बन गया, और ये उसका मिनिमम पॉइंट बन गया। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आउटपुट वोल्टेज ऐसे बना दूंगा। बट ये जो है 360 से 390 वो ऐसे आया, तो ये वाला जो क्वेश्चन है मुझे कहाँ बनाना चाहिए, यहाँ पर बनाना चाहिए, राइट। तो ये किसकी वेवफॉर्म हो गई। अब आगे आप बनाते जाइएगा, पर मैं आगे की वेवफॉर्म मैंने बनाई नहीं है, आपको लिख देता हूँ। ये है R लोड के लिए, कौन से लोड के लिए, R लोड के लिए आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म है। बट अगर आप इंटरेस्टेड रहते, वो भी किस केस के, क्योंकि यहाँ ट्रिगरिंगल या डायोड है, और डायोड कब ऑन होता है, जैसे सप्लाई मिलती है और जैसे सप्लाई उसके पास अपोजिट हो जाती है तो वो ऑफ हो जाता है। बट एक कंडीशन आपने एक और एक्स्ट्रा पढ़ लिया, और वो कंडीशन एक्स्ट्रा क्या पढ़ा कि भाई जब क्या कहते एनोड पोटेंशियल इज ग्रेटर देन टू कैथोड पोटेंशियल होता है, तभी डायोड ऑन होता है। अगर मोर देन डायोड आर कनेक्टेड इन अ कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन, या दे आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल मैनर। पर पैरेलल बोलना गलत है, पैरेलल नहीं बोल सकते, कॉमन कैथोड या कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हो सकता है। लोड का नेचर मैंने रेजिस्टिव रखा हुआ है। Once if you are considering the load nature will be resistive, it means what happen, the current waveform will be same। तो मैं यहाँ पे अगर करंट की वेवफॉर्म बनाने में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं करंट की वेवफॉर्म भी मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, ताकि आपको अब समझ में आ चुका है। तो करंट की वेवफॉर्म भी आप कैसे कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो करंट वेवफॉर्म विल नॉट डज नॉट चेंज, तो जैसी आपकी वोल्टेज की वेवफॉर्म है वैसी होगी। सपोज हेवीली इंडक्टिव नेचर ऑफ लोड लगा होता, तो करंट की वेवफॉर्म हम कैसे बना देते, एक स्ट्रेट लाइन खींचकर कांस्टेंट करंट की वेवफॉर्म बना देते, राइट, इंडक्टिव नेचर ऑफ लोड के केस में। तो ये तो आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। कौन सा, 3 फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड कन्वर्टर, ये हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। बट इसी में मैं कल जैसे एक छोटा सा डायोड को रिप्लेस कर दूंगा थायरिस्टर से, और थायरिस्टर की 2 कंडीशन फिट कर दूंगा, तो सारी की सारी चीजें रिपीट हो जाएगी। मतलब सब चीज एज इट इज काम करने वाली है, सेम, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। पर वहां पे फायरिंग एंगल करके एक वर्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और वो जो वर्ड इंट्रोड्यूस होगा उसका बेस मैं यहीं से सारा का सारा लेके चलूंगा। तो मेरे लिए अगर मैं कल से जो भी आपको 3 फेज पढ़ाऊं, या फुल कंट्रोल पढ़ाऊं, हाफ कंट्रोल पढ़ाऊं, सेमी कंट्रोल पढ़ाऊं,
आज जो मैंने फंडामेंटल कंसेप्ट डिस्कस किया है, दीज कंसेप्ट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बिना आपको फोर्थ यूनिट समझना डिफिकल्ट होगा। दोज पीपल आर नॉट अटेंडिंग टुडे लाइव लेक्चर, वो कल मॉर्निंग में इस चीज को प्रॉपरली एक बार सुन लेना, उसके बाद ही आप आगे की तरफ मूव ऑन करना, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स होते रहेगी कि ये कैसे हो रही। मैंने रिमेनिंग नहीं बनाया, आप रिमेनिंग बना सकते हैं, राइट। अब मैं बात करता हूँ इसके आउटपुट वोल्टेज के बारे में। तो आउटपुट वोल्टेज निकालना है, राइट। तो आउटपुट वोल्टेज का हमने एक ही लॉजिक सीखा है, और वो क्या सीखा है, 1/t 0 to t और v0/ωt, राइट, यही सीख रखा है। तो मेरी वेवफॉर्म को बहुत ध्यान से देखो। द वेवफॉर्म स्टार्ट, सपोज मैं यहाँ से वेवफॉर्म को स्टार्ट कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, पर यहाँ से आधी वेवफॉर्म हो रही, तो अगर मैं यहाँ से वेवफॉर्म को स्टार्ट करता हूँ और ऐसे जाता हूँ यहाँ तक आता हूँ, इसके बाद मेरी वेवफॉर्म क्या हो रही है, कीप रिपीटिंग हो रही है। दिस वेवफॉर्म इज कीप रिपीटिंग। अगर जब वेवफॉर्म रिपीट होने लगती है जहाँ से, तो मेरी साइकिल कितनी हुई, माई साइकिल इज दिस मच, है ना, दिस मच पीरियड इज कॉल्ड एज अ माई साइकिल, राइट। तो 150 माइनस 30, है ना, 150 माइनस 30 इज अ माई कैपिटल टी टाइम। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ कैपिटल टी टाइम। तो ये कैपिटल टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये कैपिटल टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इन शॉर्ट जब मैं अगर इसके बारे में लिखूंगा, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1/150 माइनस 30 बोला, हायर माइनस लोअर। तो अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आएगा। तो ये साइकिल कितने की हुई, 120 की। साइकिल कहाँ से स्टार्ट किया था, साइकिल स्टार्ट किया था 30 से, और साइकिल कहाँ पे एंड किया आपने, 150 डिग्री पे। उस बीच में कौन से वोल्टेज को फॉलो कर रहा है, ए मतलब आउटपुट वोल्टेज क्या है, आउटपुट वोल्टेज इज नथिंग एज अ एन वोल्टेज। और ए एन ओके, साथ में यहाँ पे अभी चलो ए एन वोल्टेज लिख देता हूँ बस, और ए एन के साथ में यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ओमेगा टी। और ए एन को मैथमेटिकली आपने ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रखा है ना। जैसे ही आपने मैथमेटिकली इसको ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया, तो ये क्या हो गया आपके पास 30, और ये हो गया आपके पास 150। और ए एन मतलब होता है वी एम, और वी एम के साथ क्या लिख सकते हैं हम, साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, और ओमेगा टी के साथ क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा टी लिख सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, जो फैक्टर कॉमन है वो फैक्टर को कॉमन ले लेते हैं। वंस इफ यू आर टेकिंग अ कॉमन फैक्टर, मतलब क्या मिल जाएगा, वी एम मिल जाएगा। वी एम के अपॉन में कितना मिल जाएगा, 120 डिग्री अपॉन में मिल जाएगा। और साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी मिल जाएगा। तो माइनस कॉस ओमेगा टी हमारे पास आ गई। माइनस कॉस ओमेगा टी पर अब हम क्या कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देंगे। वेयर इज अपर लिमिट, दिस इज 30 और दिस वन इज 150। पर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कई बार सिखाया कि अगर इस माइनस को प्लस बनाना है, तो लोअर को अपर और अपर को क्या बना दो, लोअर। तो 30 ऊपर रख देता हूँ और 150 को क्या कर देता हूँ, नीचे रख देता हूँ। देन वी विल मूव फर्दर। तो ये आ गया आपके पास Vm, और Vm के साथ क्या आ गया, 120, और 120 के साथ यहाँ पे अपर लिमिट रख देंगे। तो दिस अपर लिमिट इज अ cos 30, और लोअर लिमिट विल बी क्या है, cos 150 डिग्री। तो हमने वहाँ पे क्या कर दिया, 150 डिग्री रख दिया। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है वो देख लेते हैं, और cos 150 की वैल्यू कितनी होती है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने Vm लिखा, Vm के साथ 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2π/3 लिख सकता हूँ रेडियन के टर्म्स में, राइट ना। cos 30 का मतलब कितना होता है, √3/2। आप चेक करके देख सकते हैं, √3/2 होता है। एंड cos 150 का वैल्यू भी √3/2 होता है, पर माइनस √3/2 होता है, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो दिस इज √3/2। तो ये √3/2 बन गया, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। नाउ वी विल डिस्कस मोर थिंग। तो मैं यहाँ पर ऊपर लेके जाऊंगा, तो 3Vm ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा, 2π बन जाएगा। तो ये 2π हो जाएगा। इन दोनों का जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम लेके क्या बनेगा, 2√3 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो दिस 2 विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम दिस 2। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से, यहाँ पर बचेगा √3। तो इन शॉर्ट वी कैन राइट की जो आपका वोल्टेज है वो कितना आएगा, 3 इंटू √3/Vm इंटू क्या लिख सकते हैं, 2π लिख सकते हैं। दिस इज 2π। और ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ एवरेज वोल्टेज ऑफ 3 फेज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, है ना। अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर का ये 3 फेज एवरेज वोल्टेज है। अगर आपके मन में एक और क्वेश्चन होगा कि सर क्या हम इसका आरएमएस वोल्टेज निकाल सकते हैं क्या,
आप इसका आरएमएस वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, पर नो नीड ऑफ द आरएमएस वोल्टेज। व्हाई? बिकॉज एग्जाम में आरएमएस वोल्टेज कभी पूछते नहीं है थ्री फेज कन्वर्टर के लिए, पर कभी पूछ लिया तो मैं आपको बेसिक चीज़ें जरूर बताऊंगा, है ना। अगर बेसिक तो मैंने आपको क्या सिखाया आरएमएस वोल्टेज के लिए, उस पॉइंट को फोकस कीजिए। मैंने आपको बताया था कि जब आपने एवरेज वोल्टेज निकालना सीख लिया है तो आप आरएमएस वोल्टेज कभी भी निकाल सकते हैं। और आरएमएस निकालने के लिए जो आपने एवरेज का ये फॉर्मूला बनाया है, तो उसका मतलब आपने मीन निकाल चुके हैं और आपको अब स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने के बाद क्या करना है, रूट करना है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मीन को पहले लिख दिया, तो 120 को लिख दिया मैंने 2π/3, है ना। 30 को मैं लिख सकता हूँ π/3। चलो इतना कॉम्प्लिकेटेड लिख के कोई फायदा नहीं है, चाहो तो आप 120 को 120 लिख दो, बाद में फिर रेडियन के टर्म्स में उसको कन्वर्ट कर लेना, राइट। तो ये 120 लिख दिया, 120 के साथ हमने लिख दिया 30, 30 के साथ लिख दिया 150, 150 के साथ यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, तो ये हो गया Vm का स्क्वायर। यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, साइन का स्क्वायर, और यहाँ कर दूंगा ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, डी ओमेगा टी, और इन सब के ऊपर मैं लगा दूंगा अंडर रूट, तो ये बन जाएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब सिंपल इंटीग्रेशन कर लो आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, उसमें गलती मत करना, हमने इसका कई बार इंटीग्रेशन किया है ना, सिंगल फेज के अंदर, तो भी आप इसकी आरएमएस वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में नहीं पूछी जाती। बट इसके साथ एक और पॉइंट आपके लिए रिलेट करता है, और वो पॉइंट क्या रिलेट करता है वो ध्यान से देखिएगा, है ना। तो उस पॉइंट को मैं यहाँ पर आपको अलग से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो पॉइंट क्या रिलेट करता है। वो पॉइंट बहुत डिफिकल्ट रिलेट नहीं करता। अभी ये आपने एवरेज वोल्टेज निकाला है, तो यहाँ Vm निकाला है, राइट ना। एवरेज वोल्टेज मतलब दिस इज माय डीसी वोल्टेज, और Vm मतलब क्या है, मेरा मैक्सिमम वोल्टेज है। अगर Vm मेरा मैक्सिमम वोल्टेज है, तो मैक्सिमम वोल्टेज को अगर आप ध्यान से देखें, तो मैंने फंडामेंटल की तरफ चलते हुए आपको कुछ चीजें पढ़ाया था, क्या कि मैक्सिमम वोल्टेज इज नथिंग एज अ √2 ऑफ द फेज वोल्टेज ऑफ आरएमएस। अगर आप Vm की जगह ये रख देंगे तो कुछ अलग बन जाएगा। अगर आप लाइन के टर्म में लिखना चाहते तो Vm की जगह आप क्या रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं। और ये दोनों रिलेशन कहाँ से आए, ये दोनों सिंपल रिलेशन थे, एक आरएमएस वैल्यू के कंसेप्ट थे, और एक इसका इसमें रख के आपने स्टार डेल्टा का रिलेशन निकाला है। तो जब बुक में आप एक्सप्रेशन देखिए और कभी आपका मैथमेटिकल डेटा मैच नहीं कर पाए, तो आप ऊपर वाले कंसेप्ट पे चले जाना, उसके अकॉर्डिंग इसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं अब जो भी आगे का टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें किसी भी तरीके से आपको क्या नहीं बताऊंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा कि कैसे आप ये मतलब जो आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं वो स्किप कर दूंगा। मैं सिर्फ एवरेज वैल्यू निकालूंगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में एवरेज वैल्यू आती है, बट हर बार आरएमएस वैल्यू के लिए मैं फॉर्मूला लिख के छोड़ दूंगा, ताकि आप खुद भी इंटीग्रेट करके उसको कर सकते हैं। क्योंकि हमने कल पिछले जो 3 लेक्चर्स हुए उसमें हमने 6 टाइम्स मतलब 6 टाइम्स हमने उस वैल्यू को फाइंड आउट करके दिया है। नाउ बिफोर एंडिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर, हम इस लेक्चर को एंड करने से पहले और इस पर्टिकुलर टॉपिक को एंड करने से पहले कुछ कंक्लूडिंग पॉइंट हमारे दिमाग में रख लेते हैं, है ना। और वो कंक्लूडिंग पॉइंट हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है ना। पॉइंट नंबर 1 क्या मैंडेटरी है और क्या चीज़ है, आपको किस में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा कि जो आपके पास कोई 3 फेज सप्लाई है, चाहे वो स्टार कनेक्टेड 3 फेज सप्लाई हो, चाहे वो डेल्टा कनेक्टेड हो, मोस्टली हम स्टार कनेक्टेड लेते हैं। जो 3 फेज एसी सप्लाई होती है, उस 3 फेज एसी सप्लाई को आपको किस में लिखते आना चाहिए, मैथमेटिक्स फॉर्म में लिखते आना चाहिए, मैथ्स के फॉर्म में लिखते आना चाहिए, मैंने आपको बताया। दूसरा, आपको वेक्टर या फेजर डायग्राम के फॉर्म में लिखते आना चाहिए। तीसरा, मैंने आपको बोला था कि ग्राफिकल, है ना, ग्राफिकल फॉर्म में लिखते आना चाहिए, मतलब टाइम डायग्राम के फॉर्म में लिखते आना चाहिए। ये पॉइंट मेरा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, आपको किसी 3 फेज सप्लाई के अंदर अगर कोई 3 फेज सप्लाई है, तो कोई भी 3 फेज सप्लाई क्या करती है ना। देखो मैं पूरे लेक्चर को कंक्लूड कर रहा हूँ बस यहाँ पे। जो 3 फेज मतलब जो भी अब तक हमने पढ़ा,
जो थ्री फेज सप्लाई होती है वो आइदर स्टार कनेक्टेड होती है या आइदर डेल्टा कनेक्टेड होती है। जब स्टार और डेल्टा कनेक्टेड हो तो उसमें लाइन का फेस के साथ और फेस का लाइन के साथ क्या रिलेशंस होता है ये आपको मैंडेटरी पता होना चाहिए, एटलीस्ट वोल्टेज के बारे में पता होना चाहिए। आरएमएस वोल्टेज का कैसे फॉर्मूला निकालते हैं ये भी मैंने डिस्कस किया, ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। थर्ड पॉइंट, इफ डायोड आर कनेक्टेड इन अ कॉमन कॉन्फ़िगरेशंस, मैं अब कैथोड उठोड वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कॉमन की बात कर रहा हूँ। कॉमन कॉन्फ़िगरेशंस में हो, अगर कॉमन कॉन्फ़िगरेशंस में कौन हो, डायोड हो, तो डायोड के ऑन होने की कंडीशंस क्या है। डायोड तब ऑन होता है जब किसी का एनोड का वोल्टेज उसके कैथोड के वोल्टेज से ज़्यादा होता है तो डायोड ऑन होता है। अगर कहीं पर एनोड का वोल्टेज कैथोड के वोल्टेज से कम हो जाए तो डायोड ऑफ स्टेट कंडीशन में होता है। ये पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट था कि ये पॉइंट कैसे कैसे हमने किस तरीके से डिस्कस किया, राइट। फिर मैंने फोर्थ पॉइंट के बारे में बात किया, इसकी व्यू फॉर्म बनाना और उस सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए। तो ये वाला पॉइंट तो बड़ा क्रिटिकल है, मतलब इस पॉइंट को आपको हमेशा पढ़ना, मतलब याद रखना ही कि कैसे हो रहा है और कैसे कंसेप्ट आपने इस पे ऊपर अप्लाई किया, है ना। अगर आपको कंसेप्ट एक बार अप्लाई करते बन जाए कि कंसेप्ट कैसे अप्लाई किया तो आप बिल्कुल इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। मैंने छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर बताते गया हूँ, तो ये सारे कंसेप्ट देखो, एक बार मैं रिवाइंड इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ पॉइंट अगर रिव्यू करा रहा हूँ तो ये पता चल जाए, ठीक है। वैसे कंक्लूडिंग पॉइंट मैं लिखते ही गया हूँ। हाँ, अब हमारे पास फोर्थ पॉइंट आया कि हाउ टू ड्रॉ, है ना, ये हाउ टू ड्रॉ, है ना, हाउ टू ड्रॉ थ्री फेज वेवफॉर्म। थ्री फेज वेवफॉर्म ये वाला टॉपिक मैं अभी पढ़ाऊंगा, है ना। थ्री फेज वेवफॉर्म, हमें थ्री फेज वेवफॉर्म को प्रॉपर बनाते आना चाहिए। कैसे बनाते, उसमें कोई भी मिस्टेक होने के कोई चांस नहीं होने चाहिए, राइट। ये चीज होने के बाद हमने सर्किट को भी एनालिसिस कर लिया था और वो सारी चीजें। अब फिफ्थ नंबर के पॉइंट के बाद हम चाहे किसी की भी एवरेज वैल्यू निकाले, हमें एवरेज वैल्यू का जनरलाइज फार्मूला पता होना चाहिए। और जनरलाइज फार्मूले में जो फार्मूला हम लगते हैं उसके बारे में बात करें तो मतलब यहाँ टी जो होता है वो साइकिल होता है, एक साइकिल का टाइम पीरियड। यहाँ पे लोअर लिमिट होती है साइकिल की, यहाँ हायर लिमिट होती है। जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते तो यही मिलता है। और यहाँ पे वो फंक्शन होता है जो फॉलो कर रहा है और यहाँ पर उसके रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। 6 नंबर पे आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अगर आरएमएस वैल्यू निकालना चाहता हूँ किसी चीज़ की तो मैं आरएमएस वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ। जो मैंने यहाँ पर ये वैल्यू निकाली है एवरेज वैल्यू, उसको मैं बिल्कुल एज इट इज लिखता हूँ, जिसका मतलब मैं मीन को एज इट इज लिख देता हूँ और उसमें पहले जो फंक्शन आया उसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ। अब मुझे करना कुछ नहीं, इन सबका क्या कर देना है, अंडर रूट लगा देना है, तो मुझे इसकी एवरेज वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ऑलमोस्ट जितने भी कंसेप्चुअल पॉइंट थे इन सारी चीज़ों को कैसे कैसे हमने डिस्कस किया, आर लोड हो आर एल लोड है, ओके। देन द नेक्स्ट 7th नंबर का पॉइंट आपको पता होना चाहिए कंडक्शन एंगल, है ना। कंडक्शन एक्चुअली एंगल नहीं बोलना चाहिए, कंडक्शन टाइम बोल दीजिए या पीरियड बोल दीजिए, कंडक्शन पीरियड। और कंडक्शन पीरियड किसका, स्विच का, और डिपेंड किस पे करता है, 360 डिवाइडेड नंबर ऑफ स्विच, है ना। यहाँ पे 3 स्विच थे तो नंबर ऑफ, मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, नंबर ऑफ स्विच, जितने स्विच होंगे उतने कर दीजिए। ये वाला फॉर्मूला आपके पास सटीक बैठेगा, जहां पर भी आप लगाना चाहे वहां पर लगाकर देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जो जो मेरे पास क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो कंप्लीट हो गए। एक एक्स्ट्रा पॉइंट और डिस्कस करना है मुझे, है ना। तो एक मिनट देखते हैं कोई, ओके ठीक है। तो अगर मैं एक नेक्स्ट पॉइंट और डिस्कस करना चाहता हूँ, और नेक्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस करना चाहता हूँ, मैंने आपको ना यहाँ पर एक चीज बोला था कि ये थ्री पल्स कन्वर्टर भी होता है। अब थ्री पल्स कन्वर्टर क्यों बोलते हैं वो समझा देता हूँ मैं। अब देखो ये रही मेरी इनपुट की सप्लाई, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते यहाँ पे 360 हो गया। जहाँ पे 360 हुआ उसमें कितनी मेरी पल्स आ गई, एक पल्स ये दूसरी पल्स ये और तीसरी पल्स ये आ गई, इसीलिए इसे बोलते हैं 3 पल्स कन्वर्टर, राइट। इसी वजह से इसको बोलते हैं M3 कन्वर्टर, इसी की वजह से इसका नाम क्या है, M3 कन्वर्टर। अगर मैं बात करूं तो अगर मेरी इनपुट की का टाइम पीरियड इतना है, दिस इज माय इनपुट टाइम पीरियड इज T, तो आउटपुट का जो टाइम पीरियड उससे कितना हो गया, थर्ड टाइम हो गया,
राइट तो मैं इस चीज को मैं फिर नीचे रिलेट करके भी बता देता हूँ आपको। तो वैसे आपने क्या कहते जो रेगुलर स्टूडेंट है उन लोगों ने पढ़ा था मेरे से, तो उस चीज में उनको पता होगा। मैंने मॉड्यूलेशन इंडेक्स का डेरिवेशन डिराइव करा था, तो वही लॉजिक बताया था। तो मेरे पास टी टाइम किसका मिला, मुझे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ मैं कि टी टाइम मिल गया मेरे सप्लाई का टाइम पीरियड टी एस है। और उसी केस में जो आपकी ये वाला जो आपके पास आउटपुट का जो मिला वो आउटपुट का 3 टाइम्स मिल गया। अब टाइम को मैं कैसे लिखता हूँ, 1/fx लिख सकता हूँ, तो ये मेरी सप्लाई फ्रीक्वेंसी हो गई। और इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 3 क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, सॉरी 3 तो ऊपर ही रहना चाहिए भाई, है ना। तो कभी कभी यार ये काम करना भी बंद कर देता है। चलो इरेजर से इरेज कर देते हैं, छोड़ो बहुत ज़्यादा इरेज हो गया। ठीक, तो अभी हमारे पास सप्लाई फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से मेंशन है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी मेंशन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो रही थी। यस, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, 3 नहीं लिखना है, दिस 3 इज नॉट, है ना। तो 3 कहाँ चला जाएगा, 3 विल बी ऊपर, क्योंकि टी आउटपुट का मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज माई आउटपुट फ्रीक्वेंसी। और ये भी न्यूमेरिकल में हेल्प करता है। अब मैं अगर रिलेशन यूज करना चाहूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी जो भी होती है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के 3 टाइम्स हो जाती है। ऐसा मुझे एक मैथमेटिकल रिलेशन मिलता है। तो कई बार ये न्यूमेरिकल में भी हेल्प कर जाता है ना। तो मैंने जो आपको बताया इसी वजह से 3 टाइम, जैसे 6 पल्स कन्वर्टर हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, 9 पल्स कन्वर्टर आएगा तो 9 हो जाएगा, 10 पल्स कन्वर्टर हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो ये हमारा फंडामेंटली सारा का सारा पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ मैं लास्ट पॉइंट डिस्कस करता हूँ, और फिर कल मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, जो सिलेबस का टॉपिक है। ठीक है, मैं कल वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, आज क्योंकि काफी लेंदी हो जाएगा नो डाउट। मुझे लगा ही था कि फंडामेंटल में बहुत टाइम लगेगा, है ना। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ हाउ टू ड्रॉ दी 3 फेज वेव फॉर्म। देखो, मैं आपको 3 फेज वेवफॉर्म बनाने का सबसे इजी तरीका बताता हूँ। सबसे इजी तरीका इसलिए क्योंकि आपको बस कुछ छोटी छोटी चीजें अगर समझ में आती है तो आप 3 फेज वेवफॉर्म बनाने में बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, राइट। यही वाला हमारा पॉइंट रिमेनिंग रह गया है। फिर हम क्या कहते हैं, कल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, बट जितना मैंने आपको फंडामेंटल पढ़ाया है यही फंडामेंटल आपको आगे क्या कहते हैं सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। तो उसको भूलना मत, उसको प्रॉपरली रिवाइज करना। ठीक है, दोज आर अटेंडिंग लाइव लेक्चर, इट्स गुड। दोज आर नॉट अटेंडिंग लाइव लेक्चर, तो मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग उसे देखने के बाद बिफोर द लेक्चर आप जरूर देखना, नहीं तो गलती होगी भाई बहुत सारी, है ना। अगेन मैं हर लेक्चर में एक बात रिपीट करता हूँ कि जब भी आप ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करने बैठे ईयरफोन यूज करिए, मोबाइल को किसी स्टैंड पे रखिए, और साथ में अगर क्या कहते हैं नोटबुक और एक पेन लेके जरूर बैठिए। जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ वो करिए। और मैं आपको हर दिन पहले लेक्चर के मतलब लेक्चर होने के पहले बता देता हूँ कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले 4-5 घंटे पहले। तो अगर आप उसका एक रफ स्ट्रक्चर बना के रखेंगे तो आप पैरेलली मेरे साथ बहुत सारी चीजें इजीली लिख सकते हैं, राइट ना। 90% चीजें तो मैं लिख ही देता हूँ। अब मैं बात करता हूँ एक सबसे लास्ट टॉपिक के बारे में आज के, वो है कि हम 3 फेज की व्यू फॉर्म कैसे बनाते हैं। मैंने आपको 3 फेज की व्यू फॉर्म बनाने से पहले एक पॉइंट और बताया है जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने लिख दिया 0, 0 के बाद लिखो 1, 1 के बाद लिखो 2, 2 के बाद लिखो 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, और 11 के बाद अब लिख दो 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, और 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, है ना। 19, 20 बाद ठीक है 18 तक, ऐसा आप 18 लाइन खींच दीजिए। आप ये जो 18 लाइन खींच रहे हैं, ऑल द 18 लाइन हैविंग अ इक्वल डिस्टेंस, ये सब इक्वल डिस्टेंस में होनी चाहिए। अगर आप मेरी लाइनों को देख रहे होंगे वर्टिकल, है ना, सारी लाइन वर्टिकल खींच दीजिए। वर्टिकल खींचने के बाद हर लाइन पे 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 420, 450, 510, 530 सॉरी 40 एंड 570, ऐसे 30 30 के डिफरेंस करके सारे एंगल को मेंशन कर दीजिए। फिर आप एक काम कीजिए, एक रेफरेंस लाइन बना दीजिए, राइट। रेफरेंस लाइन से जितने ऊपर आप जितनी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी डिस्टेंस ले रहे उतनी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस से एक और डॉटेड लाइन बना दीजिए। ये सारा स्ट्रक्चर आपका
2H पेंसिल BH पेंसिल से बनाना, ताकि वो लाइट दिखे, ताकि जब आप उसको बनाएंगे वेवफॉर्म को तो आप उसको इरेज कर दीजिएगा, राइट। इतना बनाने के बाद अब आप बनाना चाहते हैं सबसे पहले किसको, फेज ए को। मैंने क्या एज्यूम किया कि मैं फेज ए को बनाना चाहता हूँ। अगर फेज ए को बनाना चाहता हूँ तो फेज ए के मैं की पॉइंट लिख देता हूँ, राइट ना। मैंने ए फेज बनाना स्टार्ट किया। अगर मैं ए फेज बनाना चाहता हूँ तो ए फेज क्या होगा, 0 डिग्री पे स्टार्ट होगा, 90 डिग्री पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा पॉजिटिव में, और 180 डिग्री पे फिर से 0 क्रॉस कर जाएगा, और 270 डिग्री पे क्या करेगा, वो नेगेटिव में मैक्सिमम होगा, और 360 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना मुझे ऑलरेडी पता है ना। कई बार मैंने साइन वेव बना रखा है, हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो चुके हैं, तो इतना तो हमें पता ही रहता है कि ऐसी वेव फॉर्म रहती है, राइट। तो अगर ऐसी वेव फॉर्म रहती है तो मैं इसी चीज के एक साथ क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं अब चलो ठीक है रहने देते हैं, इसको इरेज करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो चलो ये आपके लिए रेफरेंस में रहेगी। तो अगर मैं ऐसे चलूँ तो मैं फ्री हैंड क्या करूँगा, पहली 2 लाइन तक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा और फिर यहाँ पे इस वाली लाइन पे आके हल्का सा कर्व दूंगा ऐसा, राइट ना। तो मैं जस्ट फ्री हैंड बना रहा हूँ। तो सबसे पहली वाली वेव फॉर्म को मैं थोड़ा सा ऐसे जाकर ऐसे, देखो मैं बिल्कुल जैसे आप फ्री हैंड बनाएंगे ना ऑटोमेटिक आपसे वेव फॉर्म बनेगी, मैं गारंटी ले सकता हूँ भाई, है ठीक है। तो ऐसी वेव फॉर्म बनेगी, थोड़ी सी जैसे बनाना चाहे वैसे बन जाएगी, ऐसे जाकर ऐसे जाकर ऐसे जाकर। अब इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये बन गई आपके ए फेज की वेव फॉर्म। नाउ वी विल मूव टू दी बी फेज, राइट। अगर मैं बी फेज की बात करता हूं तो बी फेज का जो 0 पॉइंट है क्या है, 120 डिग्री है। अगर 120 डिग्री पे वो 0 हो रहा है तो 120 के बाद यहाँ पे 30 में कितना ऐड किया कि 90 आ जाए, 30 प्लस 30 प्लस 30 3 टाइम। तो 120 में 30 प्लस 30 प्लस 30 कर लीजिए, मतलब 150 180 270 है ना, 210 है ना। तो यहाँ पर 180 के बाद यस 210 आने वाला है। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये 30 और ये 30 यहाँ तक आपके पास वेवफॉर्म आना स्टार्ट होगी। तो यस करेक्ट है। तो इस वाले तीसरे वाले पे क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे मिनिमम कब होगी, फिर यहाँ पे 210 में मैं 30 और ऐड कर दूं, मतलब 30 प्लस 30 3 बार ऐड करूं, 30 और 30, तो ये हो गया 300 पे ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। तो 300 प्लस 120 कर देंगे तो आपको 180 डिग्री की एक हाफ साइकिल दिखने वाली है। अब नीचे जाने वाली तो 30 प्लस 30 प्लस 30, मतलब यहाँ पर वो मैक्सिमम होने वाला है। 30 प्लस 30 प्लस 30, राइट ना। तो मतलब 30 तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये मिनिमम। फिर 30 प्लस 30 प्लस 30, मतलब यहाँ पर वो मैक्सिमम होने वाला। अब इधर चलते हैं, 30 प्लस 30 प्लस 30, राइट ना। तो यहाँ पर क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा, और इसके बाद ये ऐसा चला जाएगा। तो शायद मैं एक बार चेक कर लूँ, पर मेरे ख्याल से मैंने सही लॉजिक लगाया, उस हिसाब से ही आपकी वेव फॉर्म बनना स्टार्ट होती है, राइट। तो मैंने जो बी फेज की वेव फॉर्म बनाया तो करेक्ट है ना। तो जो मैंने आपको बनाया करेक्ट है। अब देखो जब आप ऐसा बना ले तो आप इसको सोच के देखो रफली कि ऐसे जाएंगे। अगर ऐसे जाएंगे तो मतलब ये रेड वाली वेव फॉर्म को कट करेगा, इसलिए यहाँ पर एक डॉट बना लेना। फिर ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे तो कोई वेव फॉर्म नहीं आ रही, बट यहाँ पे फिर रेड वेव फॉर्म कट हो रही, तो यहाँ पे डॉट बना लेना। फिर इसके बाद ऐसे जाएंगे तो फिर यहाँ पर रेड वेव फॉर्म कट हो रही है, तो यहाँ पे बना लेना, ठीक है। इधर नीचे में चलते तो नीचे में कहीं पर भी नहीं हो रही, जहाँ कट नहीं हो रही वहाँ फ्री एंड बना सकते हैं। तो अब हमने क्या करा, 120 से स्टार्ट किया, तो हम 120 हमारा अब इनिशियल पॉइंट हो गया, तो हमने इसको क्या कर दिया, ऑलरेडी पता है कि वहाँ कट करने वाला है, इसलिए हमने पहले तो डॉटेड लाइन बनाया था, यही हमारा पर्पस था डॉटेड लाइन बनाने का। अब हम उस डॉट से उसको पास करते हुए बना लेंगे, बस बाकी फ्री एंड बनाना है, ठीक है। जब बी फेज आएगा तो बी फेज में भी इसी तरीके का एडजस्टमेंट कर लेंगे, राइट। और इसको यहाँ से मैक्सिमम पिक करते हुए इससे मिला देंगे, ये बन गया बी फेज। नाउ वी विल मेक अ सी फेज, है ना। सी फेज बनाना है। सी फेज में कहाँ से स्टार्ट करूंगा, 240 से, ये 0 पे रहा। इसके बाद 30 प्लस 30 प्लस 30, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इसलिए मैंने ऊपर की 2 डॉटेड लाइन और नीचे की 2 डॉटेड लाइन बनाया था, ताकि सेफ अच्छा बन जाए। 30 प्लस 30 प्लस 30, मतलब ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री पे आ जाएगा। 30 प्लस 30 प्लस 30, मतलब ये नेगेटिव में मैक्सिमम हो जाएगा। 30 प्लस 30 मतलब उधर जाने वाला, तो हम रफली बना लेंगे। अब इधर चलते हैं, इधर चले तो 30 प्लस 30 प्लस 30, तो मतलब यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। 30 प्लस 30 प्लस 30, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 30 प्लस 30 मतलब इधर कहीं जा रहा होगा। अब अगर मैं इस वेवफॉर्म को यहाँ से स्टार्ट करता तो बट ऑब्वियस है ये कट करने वाला है। फिर ऐसे जाऊँगा तो बट ऑब्वियस है ये कट करने वाला है।
फिर बट ऑब्वियस है कि ये भी कट करेगा, फिर इसके बाद ऐसे, तो इधर के बारे में तो सोचना नहीं, इधर चलते, अगर मैं इसको नीचे बनाऊंगा तो यहाँ कट करेगा, फिर इसको ऐसे बनाऊंगा तो यहाँ पे कट कर जाएगा, और इसको यहाँ बनाऊंगा तो यहाँ कट कर जाऊंगा। तो सारे मेरे पास ब्लैक के डॉट लाइन बन चुके हैं। तो अब मैं इसको 240 से ही स्टार्ट करूंगा, और फिर जहाँ जहाँ डॉट दिखते जा रहे हैं उसको एक साइन शेप में कर्व देते हुए क्या करते जाऊंगा, ऐसा बनाते जाऊंगा, राइट। तो इधर का तो कोई मतलब वाला पार्ट नहीं, इसलिए जाने दिया मैंने। और इसके बाद ऐसे करते हुए यहाँ से कर्व निकालते, देखो अभी फ्री हैंड ऐसे जाकर ऐसे बना दिया, होगी, बन गई 3 फेस की व्यू फॉर्म। बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग में क्या, और ये तीनों, अच्छा यहाँ पर मैंने 120 और ये वाला सी के लिए नहीं लिखा, तो सी के लिए क्या करना है, 240 करना है, और 240 में कितना करना है, 30 + 30 + 30 का लॉजिक लगाना है, तो आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। फिर 30 + 30 + 30 का लॉजिक लगाना, सेम यहाँ 30 + 30 का लॉजिक लगाना। अगर आपने ये 18 लाइन बना ली और ऐसे कर दिया है तो आपका व्यू फॉर्म बहुत अच्छा बनेगा। अगर पेपर में आपको पोर्ट्रेट फॉर्म में बनाते नहीं बन रहा है तो उसको लैंडस्केप फॉर्म में बना सकते हो, है ना। बट अगर कोशिश करो तो पोर्ट्रेट फॉर्म में आप 360 तक बनाइए और आगे को एजम्पशंस लेके चल लीजिए तो भी काम हो जाएगा, या 450 तक बना लीजिए, 15 लाइन खींच लीजिए, राइट। 15 लाइन से भी आपको समझ में आ जाता है कि कैसे होने वाला है, ठीक है। बट मैं ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कहाँ तक लेके जाता हूँ, 570 तक लेके जाता हूँ, तो आपको शायद ये भी समझ में आ गया कि हाउ टू ड्रॉ दी 3 फेस व्यू फॉर्म, राइट। तो आज के लेक्चर के लिए हम यहीं पर क्लोज करते हैं, है ना। इसके आगे हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि काफ़ी लेंदी टॉपिक है, और ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम इसमें एक पॉइंट और बता दूं मैं आपको, हम इसमें @α = 0 डिग्री भी पढ़ेंगे। मैंने मेंशन नहीं किया है पर हम 0 डिग्री भी डिस्कस करेंगे। तो पहले एक बार हम क्या करते हैं, अनम्यूट कर देते हैं। जो, हाँ बोलिए भाई, जो डाउट है बोल सकते हैं आप, है ना। तो ये अब कल पढ़ पाएंगे, आज तो नहीं पढ़ पाएंगे हम। एनी डाउट ऋषि एंड यश? सर आउटपुट वोल्टेज का एवरेज में प्रॉब्लम था थोड़ा। अच्छा, आउटपुट वोल्टेज के एवरेज में प्रॉब्लम है, ओके। ऋषि तुम्हें? अच्छा, ऋषि को फिर से रेज हैंड है, हाँ बोलो अब। हेलो सर। हाँ बोलो ना। सर वो 450 या 480 आएगा ना? अच्छा, ये शायद हो सकता है 480, एक मिनट देख लेता हूँ मैं ना, वो 4, ये 480 कहाँ पे पूछा था तुमने? 90 प्लस कितना कर दिया, 30, तो 410, फिर यहाँ पर फिर जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 30, तो 440। ये शायद गलत लिख दिया क्या मैंने? हेलो, यहीं पे पूछ रहे हो तुम? अच्छा, फिर से अनम्यूट करने का ऑप्शन आ रहा है क्या? यस, एक सेकेंड, यस, हाँ एक एक करके कर दे। तो हाँ, क्या यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई क्या? वो 420 450 बराबर है, 450 का पार्टन है, 480 वो सब आएगा ना? 480 आएगा क्या? हाँ ठीक है भाई, तो वो बराबर, वो मैंने शायद फिर जोड़ने में गलती कर दी होगी, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं, है ना। वो फिर सब जगह ही आएगा, ठीक है। तो फिर वो वहाँ पर मेरे को याद दिला देना, या फिर मैं कर याद रखूँगा वैसे। तो बराबर यहाँ 480 आएगा, ये थोड़ा सा एडिशन गलत हो गया, दिस इज 480, और यहाँ पे बस 30 और के। और सर वो 3 फेज के थोड़े डाउट्स है। 3 फेज के क्या मतलब, इसके मतलब 3 फेज फुल्ली कंट्रोल वाले, फुल्ली कंट्रोल में। तो अभी मैं जैसे क्या कहते हैं, मैं जो रेगुलर क्लासेस में पढ़ाया था ना, मैंने रेगुलर क्लासेस में बड़ा क्लासिकल मेथड लगाया था, यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट मेथड पढ़ाने वाला हूँ, है ना। तो एक काम करो, इसको सुनो 2 दिन बस, ठीक है, तो तुम्हारे वो डाउट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे, मुझे गारंटी है। देखो अभी तुम्हें यही वाला कंसेप्ट मैंने थोड़ा अलग पढ़ाया होगा वहाँ से, राइट ना। तो एक बार देखो, फुल वेव आज 2 दिन में हो जाएगा, वो फुल वेव तक आ जाएंगे 2 दिन में हम, कल और परसों में। कल हाफ वेव पढ़ लेंगे और परसों फुल वेव पढ़ लेंगे। अच्छा, फिर से अनम्यूट करने का ऑप्शन है। हाँ बोलो। हाफ वेव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल वेव में थोड़ा सा पर एक काम करना, कल हाफ वेव भी सुनना और फुल वेव भी सुनना, क्योंकि मैं यहाँ जो हाफ वेव और फुल वेव पढ़ाने वाला हूँ ना, यहाँ पर डिफरेंट अप्रोच लगा के पढ़ाने वाला हूँ, राइट। मतलब वो अप्रोच से नहीं पढ़ाने वाला हूँ जैसा मैंने तुम लोगों को रेगुलर क्लासेस में पढ़ाया है, वो भी सही है,
ठीक है, बट तुम्हें यहाँ से थोड़ा एक अलग आइडिया मिलेगा और तुम्हें ऐसा भी लग सकता है कि यार ये थोड़ा ज़्यादा ईजी है ना, याद रखने के लिए। तो तुम वो भी ट्राई करके देख सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पे वो वाली मेथड ट्राई करने वाला हूँ। तो कल और परसों का लेक्चर एक बार लाइव रहना, तो अगर कुछ डाउट आएगा तो एट द एंड लेक्चर अपन क्लियर कर लेंगे। ठीक, चलेगा भाई। और किसी का कोई डाउट एनी? तो इफ अच्छा, यस का डाउट है ना, मुझे यस का डाउट याद आ गया। ठीक है, मैं यस का डाउट क्लियर करता हूँ फिर। ठीक है, देखो एवरेज वैल्यू वाला जो तुम्हारा कंसेप्ट है ना, मैं तुम्हें उसको यहाँ पर फिर से एक बार शॉर्टकट बताता हूँ। अभी अगर मैं सोचूं तुमसे एक सिंपल सी बात करूं कि ये मेरी एक सिंगल फेस की वेव फॉर्म है, सिर्फ ये सिंगल फेस की वेव फॉर्म है। यहाँ पे साइकिल यहाँ से कीप रिपीट वही वाली वेव फॉर्म आ रही जो यहाँ से आ रही थी, राइट। तो एक साइकिल इतनी देर के लिए हुई। अब एक साइकिल कितनी हुई? 360 की। अगर तो मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकालता तो कैपिटल टी की वैल्यू कितना लिख देता? 360 डिग्री लिख देता। अब ये क्या साइन वेव है, तो साइन वेव का फंक्शन क्या होता है? वीएम साइन ओमेगा टी। तो मैं वीएम साइन ओमेगा टी उसका फंक्शन को इंटीग्रेट करता। लोअर लिमिट क्या हुई? 0 और अपर लिमिट क्या हो गई? 360। तो मैं 0 से 360 के लिए इंटीग्रेट करता। नाउ सेम थिंग, अब मैं एवरेज वैल्यू किसकी निकालना चाहता हूँ? आउटपुट वोल्टेज की। आउटपुट वोल्टेज स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना। आउटपुट वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट होकर क्या हुई? चलो फिर इसको दूसरा हाईलाइटर यूज कर लेते हैं ताकि और अच्छे से दिखे, ग्रीन ले लेते हैं, है ना। तो आउटपुट वोल्टेज स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे गई, ऐसे गई और ऐसे गई, और इसके बाद क्या हुआ? आउटपुट वोल्टेज वही आ रही है जो यहाँ से आ रही थी, है ना। तो वो सेम कीप रिपीटिंग होने लगी, कीप रिपीटिंग होना स्टार्ट हो गई। मतलब क्या हुआ? इसकी साइकिल कितनी है? इसकी साइकिल इतनी है, 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, मतलब कितनी? 120 डिग्री की साइकिल है। तो कैपिटल टी कितना हो गया इसके लिए? 120 हो गया। लोअर रेंज कितनी हुई? कहाँ से शुरू किया तुमने? 30 से, और कहाँ पे एंड किया हमने? 150 पे एंड किया। तो अगर ये चीज़ें मुझे समझ में आया तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर उस चीज़ को लिख दिया। अब इस बीच में कौन से वोल्टेज को फॉलो किया था इतनी देर के लिए? उसने ए एन वोल्टेज को फॉलो किया था। और ए एन वोल्टेज का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? ए एन वोल्टेज का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से वी एम साइन ओमेगा टी, राइट। तो मैं क्या कर दूंगा? वी एम साइन ओमेगा टी। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? ए एन की वैल्यू रख दिया वी एम साइन ओमेगा टी। लोअर लिमिट अपर लिमिट, वी एम को बाहर निकाल दिया। ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन किया तो क्या मिला? पहले माइनस मिला, और माइनस मिलता तो यहाँ क्या रखता? मैं 150 रखता और यहाँ 30 रखता। मैंने 30 को पहले लिख दिया, 150 को बाद में लिख दिया, तो माइनस बन गया प्लस। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने? नेक्स्ट स्टेप में सिंपल यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा, 30 माइनस 150 रखा, तो वी एम यहाँ पे हुआ। और ये 120 को मैं दूसरे तरीके से क्या लिख सकता हूँ? 2 पाई बाई 3 लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू आई √3/2 पर इसकी वैल्यू कितनी होती? माइनस √3/2। ये माइनस और ये माइनस क्या बन गया? प्लस बन गया, राइट। ये प्लस बनने के बाद मैंने क्या कर दिया? इसको यहाँ पर लिख दिया। तो इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू √3/2। तो यहाँ एलसीएम लेके गया तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो √3 बचा, और ये वाला टर्म्स एज इट इज बचा। तो ये डिनोमिनेटर का 3 था तो ऊपर जाके न्यूमरेटर में आ गया, तो ये न्यूमरेटर में चला गया, राइट ना। अगर आप चाहो तो 120 भी रख सकते थे, पर वो बुक में जो लिखा रहता है उससे दिखता नहीं, इसलिए ऐसा कर दिया मैंने। 3 इंटू √3 और अपॉन में 2 पाई और वी एम। अब वी एम के बाद यहाँ पर हमारा एवरेज वैल्यू का एक्सप्रेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे वो लाइन फेज और ये सब के बारे में तुम मत करना, इतने बस कर देना। और जो हमारे पूरे के पूरे आज के पॉइंट है कॉमन, हमने क्या क्या चीज़ सीखी है, वही हमारे 7 पॉइंट में हमने पूरी चीज़ को कंक्लूड कर दिया है इन डिटेल की, हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी है, राइट। तो यस, क्लियर है अब तुम्हारा वो जो कन्फ्यूज़न था, मैंने पूरा ही डिराइव करके बता दिया। हाँ सर। ठीक है, चलेगा। तो शैल आई क्लोज दिस लेक्चर टुडे, है ना। हम फिर कल मिलते हैं। हाँ सर, कल ऑफलाइन क्लास है क्या? कल नहीं यार, संडे के दिन रखता हूँ तुम्हारी ऑफलाइन क्लास, है ना, न्यूमेरिकल के लिए। या फिर अभी तुम्हारा टाइम टेबल भी नहीं आया तो इसलिए मेरे पास टाइम है, तो मैं सोच रहा हूँ वो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनका कोर्स कंप्लीट कर देता हूँ, उनका टाइम टेबल भी आ गया है ना। तो